पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम एक गंदे सीवर में जाकर एक मोटा मजबूत म्यूटेंट लीच ढूंढना किया। बिना झिझक मैंने उसे पूरा का पूरा निगल लिया। जब वह मेरे गले में जोर जोर से तड़प रहा था तब भी मैंने उल्टी जैसी फीलिंग को बर्दाश्त किया और उसे जबरदस्ती नीचे निगल गया। इसका कारण बहुत सीधा था, गामा रे अपोकलिप्स बस आने ही वाला था। हर किसी को उस आखिरी जानवर में जगने का मौका मिलता था जिसे उसने खाया हो। कुछ लोगों ने मगरमच्छ की खाल खाई और 100 मीटर लंबे विशाल मगरमच्छों में बदल गए जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते थे। दूसरों ने फ्राइड चिकन विंग्स खाए और फीनिक्स ब्लड लाइन में जग गए जिससे उन्हें मौसम को प्रभावित करने की शक्ति मिल गई। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने गलती से सूखे चूहे का एक टुकड़ा खा लिया था और अंत में एक ऐसे चूहे में बदल गया था जिसे हर कोई मारना चाहता था। आखिर में मुझे एक अनजान भयंकर जानवर ने पैनकेक की तरह कुचल दिया था। अब जब मेरा पुनर्जन्म हो चुका था मुझे इन्फिनिट डिवोरिंग सिस्टम मिला। जितना शक्तिशाली प्राणी मैं निगलता उतनी ही ज्यादा एनर्जी फीडबैक मुझे मिलती। बधाई हो होस्ट, सफलता से एक म्यूटेंट लीच को निगल लिया गया। जीन सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन सफल। मैं सोच रहा था कि यह नया सीक्वेंस कौन सी क्षमताएं लाएगा। अचानक मेरी उंगलियों में झंझनाहट सी फैल गई। नीचे देखने पर मैंने देखा कि उस मांस के टुकड़े से जो पहले काटकर अलग हो चुका था अनेक खून से लाल टेंड्रिल्स निकल रहे थे। सिर्फ 2 सेकंड में उन्होंने घाव को लपेट लिया और एक बिल्कुल नया मांस का टुकड़ा बना दिया। यह लिम्ब रीजनरेशन था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में शक्ति का एक विशाल प्रवाह दौड़ रहा है, जैसे मेरे पास अनंत बल हो। मैं आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद को ध्यान से देखा। यह दृश्य देखकर मैं एक बार फिर सन्न रह गया। मेरी लंबाई लगभग 1.7 मीटर से बढ़कर 1.9 मीटर हो गई थी। मेरे काले बाल लंबी लाल जुल्फों में बदल गए थे। यहाँ तक कि मेरी भूरी स्लेटी आंखें भी लाल हो गई थी। ध्यान से देखने पर उनमें लगभग एक राक्षसी आकर्षण था। अपने शरीर का ध्यान से निरीक्षण करने के बाद मैंने पाया कि मेरी दाहिनी हथेली के बीच में एक मुंह उभर आया था। वह एक गहरी खाई जैसा लगता था जिसके अंदर दर्जनों छोटे तेज दांत थे और उसका रूप म्यूटेंट लीच के मुंह जैसा ही था। वह दुश्मन का खून चूस सकता था, लेकिन इससे मुझे सिर दर्द होने लगा। डार्क टर्मोइल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। इस रूप में घूमना नामुमकिन था। जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, लाल बाल फिर से सामान्य हो गए और मेरी हथेली का मुंह बिना किसी निशान के गायब हो गया। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। कमाल! डार्क टर्मोइल शुरू होने में 2 दिन से भी कम समय बचा था। मेरे पास अभी भी प्राणियों को निगलने के 2 मौके थे। दारू सिटी में एक छुपा हुआ बिलियनियर रहता था जिसके पास एक दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल थी। मुझे याद था कि डार्क टर्मोइल के फूटने के बाद यह रेयर इलेक्ट्रिक ईल एक शक्तिशाली क्षमता देगी जो भयानक बिजली छोड़ सकती थी। अगर मैं अपने जीन सीक्वेंसेस के पूरी तरह पुनर्गठित होने से पहले इसे निगल लेता तो शायद मुझे और भी शक्तिशाली शक्ति मिल जाती। दुर्भाग्य से मेरी वर्तमान हैसियत के साथ उस छुपे हुए बिलियनियर से मिलना असंभव था। खुशकिस्मती से उसकी एक बेटी थी और वह चिंगबे यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। खुद को थोड़ा सा ठीक ठाक करने के बाद मैं सीधा स्कूल की तरफ निकल पड़ा। जल्द ही मैं कैंपस से कुछ दूर एक सुनसान पार्क में पहुंच गया। अमीर वारिस यान रुयू बहुत ही लो प्रोफाइल जिंदगी जीती थी। अपनी अमीर दूसरी पीढ़ी की पहचान छुपाने के लिए वह हमेशा स्कूल के बाद यहाँ पैदल आती थी और फिर गाड़ी उसे लेने आती थी। जब मैं पार्क में पहुंचा मैंने तुरंत उसे दूर खड़ा देख लिया। मैंने आराम से एक मुक्का मारा। बॉडीगार्ड का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। वह चीख भी नहीं पाया था कि 5 मीटर दूर जाकर उड़ा और एक तरह पेड़ से टकरा गया। तुरंत बेहोश हो गया। यान रुयू की आंखें हैरानी से फैल गईं। बाकी 2 बॉडीगार्ड जो हमला करने ही वाले थे पूरी तरह सन्न रह गए। यह क्या बकवास था? एक मुक्के में किसी को 5 मीटर दूर उड़ा दिया। क्या यह आदमी इंसान भी था? मैं खुद भी हैरान था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा होगी। फिर मैं रोल्स रॉयस के पास गया और प्रयोग के तौर पर उसे लात मारी। बंद रोल्स रॉयस 3 मीटर दूर जाकर उड़ गई। उसका साइड डोर अंदर की तरफ मुड़ गया और बुरी तरह विकृत हो गया। पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। यान रुयू सदमे में जम गई थी जबकि दोनों बॉडीगार्ड डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उन्हें नजरअंदाज करते हुए मैं सीधा यान रुयू के पास गया। थोड़ी घबराहट के साथ उसने पूछा, क्या तुम पैसे के पीछे हो या मेरे? अपने पिता यान श्याओगंग को फोन करो। उनसे कहो कि अपनी कलेक्शन वाली रेयर इलेक्ट्रिक ईल मुझे दे दें। एक हाथ ईल देगा, दूसरा हाथ इंसान को ले जाएगा। यान रुयू ने भौहें सिकोड़ी। उसका दिमाग स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। इतनी मेहनत करके उसे किडनैप किया गया था सिर्फ उसके पिता की रेयर इलेक्ट्रिक ईल के लिए। लेकिन स्थिति बहुत खतरनाक थी, इसलिए उसके पास फोन निकालकर यान श्याओगंग को कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी स्थिति और मेरी मांग संक्षिप्त में बता दी। इस बीच टेंशेंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में बोएडन ने कोशिनसुम में एक सख्त स्वभाव का मध्य उम्र आदमी कॉल रिसीव करके तुरंत गुस्से से भर गया। यह हद है। दारू सिटी में कोई मेरी बेटी को छूने की हिम्मत करता है? तुरंत मिलिट्री को सूचित करो। उनसे कहो कि अपने सबसे एलीट पर्सनल रीइंफोर्समेंट के रूप में भेजें। अब भी करो। और दारू सिटी की सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम को भी इकट्ठा करो। उनसे कहो कि अपना सबसे अच्छा इक्विपमेंट लेकर निर्धारित स्थल पर इंतजार करें। किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। सारी व्यवस्था करने के बाद यान श्याओगंग ने अपने ड्राइवर को घर जाकर रेयर इलेक्ट्रिक ईल लाने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी हर बात मान ली है। मेरे पिता लगभग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। मैंने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद मैंने कहा, 2 दिन में एक ऑरोरा ब्लू प्लेनेट पर छा जाएगा। ग्रह का हर जीव म्यूटेट हो जाएगा। यह दावा पूरी तरह पागलपन जैसा लग रहा था। यान रुयू बस मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई बेवकूफ हूं। उसने सिर हिला दिया और कुछ कहे बिना मैंने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में घाव कर दिया। तुरंत बाद मेरी उंगलियों से खून से लाल धागे निकले और
भाव को उसकी असली स्थिति में वापस कर दिया। दूर खड़े दो बॉडीगार्ड्स जो यह दृश्य देख रहे थे पूरी तरह सन्न रह गए। यान रुयू भी उतनी ही हैरान थी। तुम्हारे परिवार के बिजनेस पूरे शहर में फैले हुए हैं। जब डार्क टर्मोइल आएगा हर तरह की सप्लाईज बहुत कम हो जाएंगी। अगर तुम मुझ पर भरोसा करना चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हारी जिंदा रहने में मदद कर सकता हूँ। स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स को भी खाना और पानी चाहिए। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। ऐसे समय में अकेला लड़ना कभी सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। इस अशांत युग में अलायंस बनाना जरूरी है। यन परिवार एक बेहतरीन चयन है। सिर्फ सहयोग ही दोनों पक्षों को सफलता देता है। मैं समझ गई। मैं अपने पिता को सब कुछ बताऊंगी और उनके साथ ध्यान से चर्चा करूंगी। मैं तुम्हें जल्द से जल्द जवाब दूंगी। इसी समय दूर से पुलिस सिरेन की आवाज सुनाई दी। कई आर्मर्ड व्हीकल्स आ पहुंची। एक मध्य उम्र आदमी उनमें से एक से बाहर निकला। जब उसने टूटी फूटी रोल्स रॉयस देखी यान श्याओगंग का दिल बैठ गया। लेकिन जब उसने देखा कि यन रुयू सुरक्षित है तब उसने राहत की सांस ली। मैंने पूरी तरह हथियारबंद मिलिट्री पर्सनल पर एक नजर डाली और बेपरवाही से यन श्याओगंग की तरफ मुस्कुराया। वह पल भर के लिए सन्न रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेटी का किडनैपर इतना जवान होगा। बिना कुछ कहे उसने मेरी तरफ एक ब्रीफकेस फेंका। मैंने उसे खोला। अंदर एक पूरी तरह नीली इलेक्ट्रिक ईल थी जो तेज मछली जैसी बदबू छोड़ रही थी। बिना झिझक मैंने उसे उठाया और निगलना शुरू कर दिया। यान श्याओगंग हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो रहा था? क्या उसका सामना किसी पागल से हो गया था? इलेक्ट्रिक ईल खत्म करते ही मेरे शरीर में बिजली की चिंगारियां दौड़ने लगी। यन श्याओगंग ने गहरी सांस खींच ली। इस ईल का इलेक्ट्रिक करंट इतना शक्तिशाली था कि एक पूरे बड़े सांड को मार सकता था। बधाई हो होस्ट। सफलता से एक रेयर इलेक्ट्रिक ईल को निगल लिया गया। जीन सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन सफल। तुरंत मैंने उस शक्ति को सक्रिय कर दिया। मेरे छोटे काले बाल तुरंत लाल लंबे बालों में बदल गए और मेरी आंखें फिर से लाल हो गईं। मैंने एक उंगली उठाई और खून का एक गोला संघनित किया। खून का गोला हवा में फट गया। जैसे ही मिलिट्री पर्सोनेल उस खूनी धुंध को छुए शक्तिशाली इलेक्ट्रिक करंट्स उनके शरीरों में दौड़ गए। एक एक करके सब गिर गए और बेहोश हो गए। सिर्फ यान रुयू और यान श्याओगंग प्रभावित नहीं हुए। मैंने पिता और बेटी पर एक नजर डाली और चुपचाप रात में गायब हो गया। डार्क टर्मोइल शुरू होने में एक दिन से भी कम समय बचा था। मेरे पास अब सिर्फ एक अंतिम मौका था कुछ निगलने का। यह काम अफरा तफरी शुरू होने से पहले पूरा करना था। उसी पल मुझे दारू सिटी के जू का एक विशेष ईगल याद। उसके पंख स्टील जितने कठोर थे और वह छेद देने वाली चीखें निकाल सकता था। मेरे पास पहले से ब्लड आर्मर और लाइटनिंग कंट्रोल था। जो चीज मुझे नहीं थी वह थी उड़ने की क्षमता। अगली सुबह जल्दी ही मैं दारू सिटी नंबर 1 जूलॉजिकल पार्क की तरफ निकल पड़ा। जब मैं स्पेशल ईगल के पिंजरे के पास पहुंचा मैं सन्न रह गया। ईगल पहले ही म्यूटेट होना शुरू कर चुका था। उसके काले पंख तेज धारों की तरह लग रहे थे और एक ठंडी डरावनी ओरा छोड़ रहे थे। वह प्राणी ईगल से ज्यादा एक जहरीला सांप रहा था। उस समय वह गुस्से में लोहे की सलाखों को चोंच मार रहा था। कुछ ही पलों में वह आजाद हो गया और सीधा मेरी तरफ झपटा। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मेरी नजरों में ईगल की हर हरकत बहुत धीमी हो गई। एक पल में मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे निगलना शुरू कर दिया। बधाई हो होस्ट। सफलता से एक म्यूटेटेड ईगल को निगल लिया गया। जीन सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन सफल। इनहेरिटेड ट्रेट्स, रीजेनरेशन, एक जोड़ी पंख निकालने की क्षमता, लाइटनिंग फेदर्स छोड़ने की क्षमता जो दुश्मनों को काट सकते हैं। बस एक विचार के साथ मेरी पीठ से विशाल काले पंखों की एक जोड़ी निकल आई। अगले ही पल मैं आसमान में तेजी से ऊपर उठ गया। फिर अचानक मेरा पेट गुर्राया। यह देखकर मैं सिर्फ यहां जा सकता था, सबसे नजदीकी बड़े सुपरमार्केट में। जैसे ही अंदर के लोगों ने मुझे देखा वे चीखते हुए घबराहट में बाहर भाग गए। मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैं शांतिपूर्वक फ्रेश मीट सेक्शन में गया। बीफ का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और खाना शुरू कर दिया। 10 किलोग्राम से ज्यादा बीफ खाने के बाद ही मुझे संतुष्टि मिली और मैं सुपरमार्केट से निकल गया। इसी समय मेरा फोन अचानक बज उठा। कॉल रिसीव करने पर मुझे यान रुयू की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। लिनतियान, यहाँ कुछ हो गया है। कुछ ह्यूमनाइड मॉन्स्टर्स अंदर घुस आए हैं। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं अपनी पिछली जिंदगी की यादों के अनुसार एक वेयर हाउस की तरफ बढ़ा। इस बीच वेयर हाउस के अंदर 2 सींग वाले आदमी सप्लाईज के पहाड़ को लालच भरी नजरों से देख रहे थे। बॉस, आप तो जीनियस हैं। अब जब हमने इस वेयर हाउस पर कब्जा कर लिया है हमें फिर कभी खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दुनिया भर में मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं लेकिन हम बीस्टिफिकेशन पावर्स में जग चुके हैं। अब हम जो चाहें कर सकते हैं। यान श्याओगंग और उसकी बेटी एक कोने में सिमटे हुए कांप रहे थे। सींग वाला आदमी यान रुयू की तरफ देखने लगा। लगता है हमें बोनस भी मिल गया। बॉस, ये तो टॉप क्वालिटी है। उसी पल बिजली की एक चमक वेयरहाउस की छत को चीरते हुए एक बड़ा सुराख बना गई। गिरते हुए उल्का की तरह मैं सीधा वेयरहाउस के अंदर उतर आया। जब यान रुयू ने मुझे देखा उसने आखिरकार राहत की सांस ली। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे अलावा भी किसी को बीस्टिफिकेशन पावर्स मिलेंगे। मुझे फालतू बातों में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उन्हें एक थप्पड़ मारा। 2 तेज आवाजें गूंज उठी। दोनों आदमी तुरंत बेहोश हो गए। यान श्याओगंग और उसकी बेटी खाली नजरों से देखते रह गए। ये क्या हो रहा था? एक थप्पड़ और सब खत्म। मैं यान रुयू के पास गया और पूछा, क्या तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा है? अगर ब्रदर लिन नहीं होते तो हम पहले ही मर चुके होते। अब से हम आपकी अगुवाई में चलेंगे। यह देखकर मैंने सिर हिला दिया। डार्क टर्मोइल बस आने ही वाला है। सबसे पहले हमें एक सुरक्षित बेस की जरूरत है। मेरी विला की सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। यान श्याओगंग ने जवाब दिया। अगर ब्रदर लिन को कोई ऐतराज ना हो तो आप वहां रह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कच्ची ताकत काफी नहीं होगी।
डार्क टर्मोइल शुरू होने के बाद हर रिसोर्स की कमी हो जाएगी। बाद में अनंत ठंड की लहरों और 10-10 साल चलने वाले सूखे एक के बाद एक आएंगे। जल्द ही हम यन श्याओगंग की विला पहुंच गए। ब्रदर लिन, क्या हमें सप्लाईज जमा करना जारी रखना चाहिए? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। सप्लाईज महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त एक चीज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला फॉरबिडन जोन प्रकट होने वाला है। उसके अंदर के रिसोर्सेज कहीं ज्यादा कीमती हैं। ब्रोदर लिन, क्या मेरी बेटी और मैं भी स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स बन सकते हैं? कुछ देर सोचने के बाद मैंने सिर हिला दिया। शायद मुमकिन है। डार्क टर्मोइल शुरू होने के बाद एक ऑरोरा ब्लू प्लैनेट पर छा जाएगा। कुछ लोगों को उस प्राणी में जगने का मौका मिलता है जिसे उन्होंने ऑरोरा के आने से पहले आखिरी बार खाया हो। सिद्धांत समझाने के बाद यान श्याओगंग और उसकी बेटी ने बहुत सारी सामग्री इकट्ठी की और सबको एक बड़े स्ट्यू में पका दिया। उसका स्वाद बयान से परे भयानक था, लेकिन स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स बनने के लिए उन्होंने जबरदस्ती पूरा बर्तन खत्म कर दिया। क्या इतना काफी है? हाँ, कल जब ऑरोरा पूरे ग्रह पर गुजर जाएगा तब हमें परिणाम पता चल जाएगा। थोड़ा आराम कर लो, कल पहला फॉरबिडन जोन उतरेगा। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। जल्द ही अगली सुबह आ गई। सुबह 8 बजे अंधेरे ब्रह्मांड की गहराइयों में एक अजीब ऑरोरा अचानक प्रकट हुआ। एक पल में वह पूरे ब्लू प्लेनेट पर फैल गया। डार्क टर्मोइल शुरू हो चुका था। उसी समय यन रुइस सुनहरी रोशनी में लपेट ली गई। सुनहरी ऊर्जा उसके शरीर में बहने लगी। इस बीच यान श्याओगंग की लंबाई 3 मीटर तक बढ़ गई और उसके सिर से एक जोड़ी लंबे सींग निकल आए। मेरी हैरानी के लिए दोनों सफलता से बीस्टिफिकेशन एबिलिटीज में जग गए थे। यान श्याओगंग एक स्पिरिट बीस्ट वॉरियर बन गया जिसके पास अपार शक्ति और मजबूत रक्षा थी। यन रुयु ने प्लांट टाइप एबिलिटी जागृत की। उसके द्वारा उत्पन्न सुनहरी ऊर्जा घाव भर सकती थी और कुछ हद तक शक्ति भी बढ़ा सकती थी। हम वाकई सफल हो गए। पिता और बेटी खुशी से झूम उठे। डार्क टर्मोइल शुरू हो चुका है। पहला फॉरबिडन जोन प्रकट हो गया है। कुछ लोगों को इकट्ठा करो, हम वहां जा रहे हैं। सब लोग एक बड़े ट्रक में बैठे और रवाना हो गए। कुछ ही देर में हम फॉरबिडन जोन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया और सीधा वोर्टेक्स के अंदर घुस गया। दूर से ली चोंग ये दृश्य देख रहा था। वह आदमी कौन है? वह बॉस यान के साथ कैसे है? और वह सच में उस रहस्यमयी वोर्टेक्स के अंदर गाड़ी चलाकर घुस गया। ब्रदर ली, हमें क्या करना चाहिए जब वह निकम्मा भी अंदर जाने की हिम्मत कर सकता है? हमें तो पहले ही सुपर पावर्स मिल चुकी हैं। हमें किस बात का डर है? फॉरबिडन जोन के अंदर माहौल उदास और भयानक था, बिल्कुल जीवित नरक जैसा। यहाँ डार्क क्रीचर्स मौजूद हैं। तुम उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स समझ सकते हो। बॉस यान, आप गाड़ी चलाओ, मैं रास्ता साफ करूंगा। जैसे ही मैं व्हीकल से बाहर निकला, धुंध में से अजीब आकृतियों का एक झुंड उभर आया। मैंने एक थप्पड़ जड़ा। आगे के डार्क क्रिएचर्स तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फट गए। ट्रक के अंदर बैठे दोनों लोग सन्न रह गए। क्या यह डार्क क्रिएचर्स नहीं थे? नाम सुनते ही डरावना लगता था। फिर भी लिन तियन उन्हें एक थप्पड़ में मार रहा था। पहले फॉरबिडन जोन के डार्क क्रीचर्स तुलनात्मक रूप से कमजोर थे। और मेरी बात करें तो मैंने डार्क टर्मोइल शुरू होने से 3 दिन पहले ही प्राणियों को निगलना शुरू कर दिया था। मैं पहले ही 3 अलग जीन सीक्वेंसेस को फ्यूज कर चुका था। स्वाभाविक रूप से मेरी शक्ति इन डार्क क्रीचर्स से पूरी तरह ऊपर थी। रास्ते में सामने आने वाला हर डार्क क्रिएचर एक ही थप्पड़ में चूर चूर हो गया। बहुत शक्तिशाली, बेइंतहा शक्तिशाली। यान श्याओगंग ने यान रुयु की तरफ देखकर गंभीरता से कहा, रुयु, तुम लिनतियान के बारे में क्या सोचती हो? वह एक पल के लिए जम गई और शर्मा गई। डैड, आप क्या कह रहे हैं? तुम अब छोटी नहीं रही, अब बॉयफ्रेंड ढूंढने का समय आ गया है। क्या आप हमेशा मुझे जल्दी डेटिंग करने से मना नहीं करते थे? वह अलग बात थी। मुझे इस लड़के पर भरोसा है। इस बीच दूर की धुंध में ली चोंग और उसका ग्रुप सब कुछ ध्यान से देख रहा था। जब उन्होंने मुझे डार्क क्रिएचर्स को तुरंत मरते देखा, उनके दिल कांप उठे। इतनी दूर से भी डार्क क्रिएचर्स की ओनरा उनके लिए खड़ा रहना मुश्किल कर रही थी। फिर भी मैं बिना भौहें चढ़ाए उन्हें एक एक करके कुचल रहा था। यह किस तरह का राक्षस था? ब्रदरली, यह आदमी खतरनाक है। अब हम क्या करें? हम इसका पीछा जारी रखेंगे, चाहे वह कितना भी मजबूत हो। आखिर इंसान ही है, इंसानों की सीमा होती है। वह पूरे रास्ते लड़ता आ रहा है। आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। उसे रास्ता साफ करने दो। जब हमें कोई कीमती चीज मिलेगी तब हम कदम उठाएंगे। तब तक वह थक चुका होगा। हम 5 हैं, हम उसे मार सकते हैं। 3 जीन सीक्वेंसेस को फ्यूज करने के बाद मेरी इंद्रियां डैक की सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। ली चोंग ने जल्दी से अपना फोन निकाला। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, मेरी उंगली से एक पंख निकला। वह सीधा उसके माथे को चीरते हुए निकल गया। ब्रदर ली को मार दिया गया, भागो। ली चोंग को तुरंत मरते देख बाकी लोग डर से भर गए और भागने के लिए मुड़ गए। मैंने अपना हाथ हिलाया। बिजली से चमकते पंख उनकी तरफ दौड़ पड़े। वह अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट भी नहीं कर पाए थे कि सब के सब तुरंत मार दिए गए। जमीन पर पड़े फोन से क्रोधित गर्जना सुनाई दी। किसने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की? मैंने फोन उठाया और कान से लगा लिया। श्याओमेंगलोंग, तू कौन है? तू मुझे जानता है? अगर तूने मेरे आदमियों को छुआ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। तू मर चुका है। मैं चुप रहा। श्याओमेंगलोंग लगभग गुस्से से फट पड़ा, जैसे रुई पर मुक्का मार रहा हो। तू कहां रहता है? मुझे एड्रेस दे। मैं 5 स्टार गार्डन के पास सिंगयून अपार्टमेंट्स में हूँ, रूम 288। अगर हिम्मत है तो खुद आकर मुझसे लड़। मैंने तेरा एड्रेस नोट कर लिया है। जब वक्त मिलेगा मिलने आऊंगा। जल्द ही फॉरबिडन जोन के सारे रिसोर्सेज ट्रक में लाद दिए गए। सब लोग वापस ट्रक में बैठे और निकल गए। विला लौटने के बाद फॉरबिडन जोन के रिसोर्सेज सुरक्षित कर दिए गए। बेस बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी थी। तुम दोनों यहाँ कंस्ट्रक्शन पर नजर रखो, मुझे एक काम निपटाना है। यह कहकर मैंने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। जल्द ही मैं 5 स्टार गार्डन पहुंच गया। एक सख्त चेहरे वाला आदमी अपने फॉलोअर्स के झुंड के साथ अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकला। क्या तुम श्याओमेंगलोंग हो? जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी, उसने मुझे पहचान लिया। अच्छा,
मैंने नहीं सोचा था कि तुम सच में आने की हिम्मत करोगे। सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, इस हरामी को मार दो और अपने भाइयों का बदला लो। सब लोग तुरंत अपने बीस्टिफाइड फॉर्म्स में बदल गए। मुर्गियां, बत्तख, सूअर, कुत्ते, गाय, भेड़ें, सब कुछ था। सियाओ मेंगलोंग एक फिशमैन में बदल गया और सबसे पहले मुझ पर मुक्का चलाया। मैंने भी मुक्का मारा। साओ मेंगलोंग कई मीटर दूर जाकर उड़ा और तुरंत बेहोश हो गया। उसके फॉलोअर्स पूरी तरह सन्न रह गए। यह क्या था? उनका बॉस एक ही हिट में हरा दिया गया। मैं काओ मेंगलोंग के पास गया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। फिर मैंने उसका खून चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही खून मेरे शरीर में गया, मैंने महसूस किया कि मेरी ताकत बढ़ रही है। सियाओ मेंगलोंग को सूखी लाश में बदलते देख उसके फॉलोअर्स भय से भर गए। उनका बॉस अभी अभी एक मम्मी की तरह सूख गया था। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता था? फॉलोअर्स भागने के लिए मुड़ गए। मेरी पीठ से एक बार फिर काले पंख फैल गए। अगले ही पल जड़ों और पंखों ने एक साथ हमला कर दिया। निर्दयी हत्याकांड शुरू हो गया। सबको खत्म करने के बाद मैं अपार्टमेंट के अंदर गया और देखा कि काओ मेंगलोंग ने सप्लाईज का एक विशाल भंडार जमा कर रखा था। मैंने फोन निकाला और यान शाओगंग को कॉल किया। ब्रदर लिन, क्या बात है? यहाँ बहुत सारी सप्लाईज हैं। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। लोगों को भेजो और सब कुछ ले जाओ। जल्द ही सारी सप्लाईज लाद दी गई। वापस आते वक्त एक विशाल म्यूटेटेड बीस्ट अचानक ट्रक के रास्ते में आ खड़ा हुआ। मैं तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकला। फिर सड़क के किनारे वाली गलियों से 8 और म्यूटेटेड बीस्ट्स बाहर आ गए। मेरी पीठ के काले पंख पूरी तरह फैल गए। पूरा शरीर हवा में उठ गया और अनेक काले पंख तेजी से निकले, जिन्होंने पल भर में म्यूटेटेड बीस्ट्स का सफाया कर दिया। मैं म्यूटेटेड बीस्ट्स की लाशों के पास गया और उनकी तलाशी ली। आखिर में मुझे कई क्रिस्टल कोर्स मिले। ये म्यूटेंट बीस्ट क्रिस्टल कोर्स थे। इनमें म्यूटेंट बीस्ट की शक्ति का स्रोत होता था। इन्हें अब्सॉर्ब करने से किसी की ताकत बढ़ सकती थी, लेकिन अब्सॉर्ब करने में समय लगता था और बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती थी, बिल्कुल स्टील को पिघलाने जैसा। लेकिन मैं अलग था। मेरी हथेली में एक तेज दांतों वाला मुंह उभर आया और उसने सीधा क्रिस्टल कोर्स को निगल लिया। शुद्ध ऊर्जा की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मेरा स्टेटस बदल गया। नाम लिन तियन लेवल, 3 ब्लड लाइन लेवल, 5 जीन सीक्वेंस नंबर, 9766 ट्रिनिटी फ्यूजन। बड़े शहरों में दिखने वाले अधिकतर म्यूटेंट बीस्ट्स पहले पालतू जानवर हुआ करते थे। ब्रदर लिन, अब हमें क्या करना चाहिए? एक लाइव स्ट्रीम शुरू करो। लाइव स्ट्रीम ऐसे वक्त में? ये कैसी अजीब सोच है। यान रयू ने अपने फोन से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। जल्द ही इंटरनेट पर यह खबर फैल गई कि उसकी विला में बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाईज जमा की जा रही है। कई लोग पहले ही अलायंस बनाने और विला पर हमला करने की बात कर रहे थे। मैंने कैमरा की तरफ देखकर कहा, मुझे पता है तुम सब इन सप्लाईज को चाहते हो। अगर रिसोर्सेज चाहिए तो म्यूटेंट बीस्ट क्रिस्टल कोर्स के ले लो। एक लेवल 1 क्रिस्टल कोर के बदले एक सिगरेट का पैक और एक कैंड कार्प मिलेगा। एक लेवल 2 क्रिस्टल कोर के बदले 2 सिगरेट पैक्स और 2 कैंड कार्प मिलेंगे। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। दुनिया पहले ही अफरा तफरी में डूब चुकी थी और यह आदमी अब भी चीजें मुफ्त देने के बजाय ट्रेड करना चाहता था। मुझे लगा समय सही है और मैंने तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। ब्रदर लिन, क्या आपको लगता है कि वह सच में क्रिस्टल कोर्स के बदले सप्लाईज एक्सचेंज करेंगे? मैंने नियम पहले ही समझा दिए हैं। मैंने कारण भी पहले ही बता दिया है। उनके पास 2 विकल्प हैं, क्रिस्टल कोर्स के बदले रिसोर्सेज लेना या मर जाना। विला रीइंफोर्समेंट का काम कैसा चल रहा है? वह पूरा हो गया है। विला के हर कोने को, हत्ता कि अंडरग्राउंड फाउंडेशन को भी एडमंट मेटल से रीइंफोर्स किया गया है। मिसाइल्स भी उसकी डिफेंस को नहीं तोड़ पाएंगी। मैं खुद मेटल की मजबूती टेस्ट कर चुका था। अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी मैं उस पर एक छोटा सा निशान तक नहीं बना पाया था। इसी समय विला के बाहर गाड़ियों का एक कन्वॉय आया। 10 से ज्यादा लोग गाड़ियों से बाहर निकले। हर एक बीस्टिफाइड स्टेट में चला गया। 13 स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स अगर मिलकर काम करें तो किसी के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकते थे। पिता और बेटी ने तुरंत मेरी तरफ देखा। ब्रदर लिन, अब हम क्या करें? कुछ नहीं, बस देखते रहो। विला रीइंफोर्समेंट अभी अभी पूरा हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ कि यह कितना मजबूत है। क्या यह 13 स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स के संयुक्त हमले को झेल सकता है? विला के बाहर वह 13 लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ब्रदर श्योंग, वह लड़का डर के मारे बाहर नहीं आ रहा। चलो जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। हमारे शरीर बुलेट से नहीं छेदे जा सकते। आम हथियार हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस विला में घुसना बहुत आसान होगा। उसे कम मत समझो। डार्क टर्मोइल शुरू होने से पहले ही उसके पास स्पिरिट बीस्ट वॉरियर की शक्ति थी। सावधान रहना, जैसे ही वह दिखाई दे हम सब मिलकर हमला करेंगे और उसे मार देंगे। चोंगतो आगे बढ़ा और विला के गेट पर मुक्का मारा। जो दृश्य वह देखने की उम्मीद कर रहा था, गेट का उड़ जाना, वह कभी नहीं हुआ। इसके बजाय उसने भौहें सिकोड़ी और दर्द भरी चीख निकाली। वह मुक्का रीइंफोर्स्ड सिक्योरिटी डोर को तोड़ सकता था, फिर भी विला के गेट को जरा भी हिला नहीं सका। जोंगटाओ ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से एक और मुक्का मारा। गेट फिर भी नहीं हिला। इस बार झटके से उसकी अपनी बाह की हड्डियां टूट गईं। इस गेट में कुछ अजीब है। सब मिलकर हमला करो। पूरे ग्रुप ने अपनी पूरी ताकत से गेट पर हमला कर दिया, लेकिन सारे हमलों के बाद भी गेट बिल्कुल ठीक ठाक रहा। जब वह बात कर रहे थे, मेरी पीठ के पीछे अचानक काले पंख फैल गए। अनेक काले पंख हल्का सा कांपे। अब कत्ल शुरू होता है।
हम 13 लोग हैं, तुम्हें लगता है हम एक आदमी से डरेंगे? अगर तुम सप्लाईज नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे। मैं यन रुयू की तरफ मुड़ा। लाइव स्ट्रीम शुरू करो। उसने फोन निकाला और कैमरा उस दृश्य की तरफ कर दिया। जैसे ही स्ट्रीम शुरू हुई बहुत बड़ा ऑडियंस अंदर आ गया। होली क्रैप, 13 स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स आ गए। लिंथियन आज पक्का खत्म है। अनगिनत दर्शकों की उम्मीदों के बीच मेरे पंख अचानक फड़फड़ाए। लाइव स्ट्रीम खत्म करने के बाद सब लोग वापस विल्ला में लौट आए। यन रुयू कुछ उलझी हुई लग रही थी। लिंथियन लाजवाब था, वह शक्तिशाली था, वह काफी हैंडसम भी था। और अब जब समाज टूट चुका था, अगर लिंथियन चाहे तो नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी। मुझे कच्चे चावल को पका हुआ चावल बनाना होगा। जब यान रुयू अजीब ख्यालों में खोई हुई थी तब एक गाड़ी विला के बाहर आकर रुकी। कई लोग बाहर निकले और एक बैग लेकर आए। मैं तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर गया। ब्रदर, गलत मत समझना, हमारी कोई बुरी नियत नहीं है। हम सप्लाईज एक्सचेंज करने आए हैं। ये क्रिस्टल कोर्स म्यूटेंट बीस्ट्स का शिकार करके हासिल किए गए हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए बैग के अंदर देखा। उसमें 10 से ज्यादा क्रिस्टल कोर्स थे। ठीक है, मैंने बैग ले लिया और लोगों से सप्लाईज बाहर निकलवाने को कहा। विला लौटने के बाद मैंने यन रुयू और यन शोगंग को एक एक क्रिस्टल कोर दिया। दोनों ने क्रिस्टल कोर को अपनी हथेली में रखा और अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। इस बीच मैंने एक क्रिस्टल कोर उठाया और अपनी हथेली पर रखा। मेरे हाथ का मुंह तुरंत उसे निगल गया। पलक झपकते ही क्रिस्टल कोर अब्सॉर्ब हो गया। मेरा लेवल सफलता से लेवल 4 तक पहुंच गया। पूरे दिन लोग लगातार क्रिस्टल कोर्स के बदले रिसोर्सेस लेने आते रहे। दिन के अंत तक सैकड़ों क्रिस्टल कोर्स एक्सचेंज हो चुके थे। मैंने उनमें से थोड़ा हिस्सा पिता और बेटी के लिए छोड़ दिया। बाकी अधिकतर मैंने खुद अब्सॉर्ब कर लिए। मेरी ताकत लेवल 9 तक पहुंच गई। यन रुयू और यन शोगंग दोनों लेवल 3 तक पहुंच गए। उस रात मैं अपने कमरे में आधी नींद में था जब दरवाजे के बाहर हल्की पैरों की आहट सुनाई दी। कुछ पल बाद बंद दरवाजा धीरे से खुल गया। एक नाजुक सी आकृति चुपचाप दरवाजे की दरार से अंदर आ गई। मैं गहरी नींद में नहीं था। मैं लगभग बिस्तर से उछल पड़ा। चोर, दुश्मन, नामुमकिन। विला की सुरक्षा बहुत मजबूत थी। स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स भी अंदर घुस नहीं सकते थे और दुश्मन होने की बात तो और भी कम संभव थी। जो भी मेरा दुश्मन बनता था आमतौर पर थोड़ी देर बाद मर जाता था। जैसे जैसे वह आकृति बिस्तर के पास आई, मुझे यान रुयू की खास खुशबू महसूस हुई। अंधेरे में यान रुयू लाल चेहरे के साथ बिस्तर पर चढ़ गई। उस रात जुनून से भरी हुई थी। अगली सुबह मैंने सिर हिला दिया। बैग खोलकर मैंने आराम से क्रिस्टल कोर्स उठाए और अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट में सारे 13 क्रिस्टल कोर्स अब्सॉर्ब हो गए। मेरा लेवल 10 तक पहुंच गया। जैसे ही मैं लेवल 10 पर पहुंचा, सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठी। बधाई हो, होस्ट लेवल बढ़कर 10 हो गए। एक डिवावरिंग अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई। ब्लड लाइन फंक्शन अनलॉक हो गया। होस्ट अब म्यूटेटेड एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स को निगल सकता है। मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला। नाम लिंथियन लेवल, 10 ब्लड लाइन लेवल, 10 जीन सीक्वेंस नंबर, 9766 ट्रिनिटी फ्यूजन इनहेरिटेड ट्रेट्स, रिजेनरेशन, एक जोड़ी पंख निकालने की क्षमता, दुश्मनों को काटने के लिए लाइटनिंग फेदर्स छोड़ सकता है, दूर से खून अब्सॉर्ब करके खुद को मजबूत बना सकता है। मेरा ब्लड लाइन लेवल भी 10 तक पहुंच गया था। हालांकि मुझे अभी भी नहीं पता था कि ब्लड लाइन लेवल असल में करता क्या है, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे एक और डवरिंग अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी और इस बार मैं म्यूटेटेड एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स को निगल सकता था। मेरे पास चुनाव के लिए कहीं ज्यादा विकल्प थे। मुझे एक नया टारगेट ढूंढना था। अगर मेरी गणना सही थी तो दूसरा फॉरबिडन जोन जल्द ही खुलने वाला था। उसके अंदर एक रेजरेक्शन इक्विपमेंट सेट था। उसका प्रभाव हद से ज्यादा शक्तिशाली था। वह एक दूसरी जिंदगी पाने के बराबर था। मेरे पुनर्जन्म से पहले यह इक्विपमेंट लोंगहू माउंटेन के हेवनली मास्टर जंग दहाई ने प्राप्त किया था। उस इक्विपमेंट के सहारे वह बाद में ड्रैगन नेशन के सबसे मजबूत एक्सपर्ट्स में से एक बन गया। वह मोटा आदमी डिविनेशन और कई टॉइस्ट टेक्निक्स जानता था। हालांकि वह स्पिरिट बीस्ट वॉरियर नहीं था, फिर भी उसकी कॉम्बैट एबिलिटी काफी प्रभावशाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी डिविनेशन स्किल्स बहुत कीमती थी। मैंने जो वीडियो कंटेंट पोस्ट किया था वह बहुत सीधा था। जो भी मुझे ही हुआन का सर ला कर देगा, वह विला में उसके बदले 5 बड़े क्रेट्स सप्लाईज के ले सकता है। जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, इंटरनेट फट पड़ा। होली क्रैप, लिन शेन ने बाउंटी जारी कर दी। ये हेहवान कौन है? इसने लिन शेन को कैसे नाराज कर दिया? सिर्फ एक सर की कीमत 5 क्रेट्स रिसोर्सेज है। हुआ कौन है? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी निकल रहा हूँ। कोई स्पिरिट बीस्ट वॉरियर जो ट्रैकिंग में माहिर हो। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ो, चलो मिलकर काम करते हैं। हिहुआन के मामले को निपटाने के बाद मैं यान रुयू के साथ विल्ला से निकल गया। हम दोनों एक लाल फेरारी में बैठे और लोंगहू माउंटेन की तरफ रवाना हो गए। जल्द ही हम पहाड़ पर बने एक टॉइस्ट मंदिर में पहुंच गए। एक टॉइस्ट रोब पहने मोटा आदमी उसी समय बाहर निकला। जब उसने हमें देखा वह जम गया। होली क्रैप, 2 कस्टमर्स? क्या तुम लोग अगरबत्ती जलाने और मन्नतें मांगने आए हो? हमारा मंदिर अब अगरबत्ती के पैसे नहीं लेता। हम सप्लाईज एक्सेप्ट करते हैं। तुम हर तरह के रिसोर्सेज के बदले अगरबत्ती ले सकते हो। खाने की चीजें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मेरी पीठ के पीछे काले पंख अचानक फैल गए। मैं तुरंत अपने बीस्टिफाइड फॉर्म में चला गया। मेरी परछाई बिजली की तरह आगे बढ़ी। एक मुक्का सीधा जंग दहाई के चेहरे की तरफ गया। होली क्रैप, जंग दहाई चीख पड़ा। वह पूरी तरह हैरान था। यह पागल कहां से आ गया? सुबह सुबह आते ही हमला कर दिया। लेकिन लोंगहू माउंटेन के 98वें हेवनली मास्टर के रूप में झांग दहाई कमजोर नहीं था। अपने मोटापे के बावजूद वह असाधारण फुर्ती से हिला। हरामी, मैं अभी भी लोंगहू माउंटेन का हेवनली मास्टर हूं। अब तुम गए काम से। यह कैप्टिव्स पीढ़ी दर पीढ़ी हेवनली मास्टर्स द्वारा छोड़े गए थे। चाहे तुम स्पिरिट बीस्ट वॉरियर ही क्यों ना हो। यह कोई ऐसी
ऐसी जगह नहीं जहां तुम मनमानी कर सको। मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम माँ बाप को याद करोगे। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मेरी पीठ के पीछे से एक पंख निकला। वह सीधा एक हाई लेवल कैप्टिव को चीरते हुए निकल गया। पंख से भयानक बिजली फूट पड़ी। कैप्टिव तुरंत आग पकड़ गया और भड़कती आग में राख बन गया। झांग दहाई अपने हाथ में पड़ी राख को खाली नजरों से देखने लगा। वह पूरी तरह सन्न रह गया। हीरो, अगर मैं कहूं कि मैं मजाक कर रहा था, क्या आप मानेंगे? अगले ही पल लोंगहू माउंटेन में दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। हीरो, मुझे बख्श दीजिए, प्लीज मारना बंद कीजिए। रुकिए, मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? आप लोंगहू माउंटेन तक सिर्फ मुझे पीटने के लिए आए? क्या वाकई इसकी जरूरत थी? ये पूरी प्रक्रिया आधा घंटा चली। लिंतियान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गए? ज्यादा? चिंता मत करो, मैंने अपनी ताकत कंट्रोल में रखी थी। वह नहीं मरेगा और उसे कोई स्थायी चोट भी नहीं लगेगी। हम यहाँ कोऑपरेशन के लिए आए हैं। ऐसा करना थोड़ा ठीक नहीं लगता। उनकी बातचीत जंग दहाई के कानों तक पहुंची। वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। रुको, तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेशन करने आए थे? उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। ये तुम्हारा कोऑपरेशन करने का तरीका था? आते ही ट्रांसफॉर्म हो गए और आधे घंटे तक मेरी पिटाई करते रहे। उन 30 मिनट में मैंने अपनी जिंदगी की हर बुरी चीज याद कर ली। मुझे लगा मैंने स्वर्गीय नियम तोड़ दिए हैं। दूसरा फॉरबिडन जोन जल्द ही खुलने वाला है। अंदर कई रेजरेक्शन इक्विपमेंट सेट्स हैं। मुझे उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हारी डिविनेशन स्किल्स चाहिए और मैं तुमसे मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगा। मैं तुम्हें सप्लाईज के रूप में भुगतान कर सकता हूँ। यह कहकर मैंने फेरारी से कई बड़े क्रेट्स खोल दिए। वह रिसोर्सेज से भरे हुए थे। जंग दहाई सप्लाईज के पहाड़ को घूरता रह गया। अगर कोऑपरेशन करना था तो पहले ही कह देते, और इतने सारे रिसोर्सेज भी दे रहे हो। अगर तुमने शुरू में ही यह कहा होता तो मैं तुरंत मान जाता। अपना सामान जल्दी जल्दी बांधने के बाद जंग दहाई हमारे साथ फेरारी की तरफ चला। मैं बैठूंगा कहाँ? मैं चुप हो गया। सच में यहाँ आते वक्त मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता होता है। कुछ मिनट बाद हम तीनों रवाना हो गए। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा था, यान रुई पैसेंजर सीट पर बैठी थी और झांग दहाई उसे मजबूती से गाड़ी की छत पर बांध दिया गया था। मैंने पिछली जिंदगी में कौन सा पाप किया था जो मुझे यह देखना पड़ रहा है। 2.5 घंटे बाद हम आखिरकार विला लौट आए। फेरारी रुकने के बाद जंग दहाई को आखिरकार खोला गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह मानसिक रूप से हिला हुआ लग रहा था। दूसरा फॉरबिडन जोन जल्द ही खुलेगा, तब तक हमारे साथ रहो। अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो और अपनी ऊर्जा बचाओ। जंग दहाई ने सुस्त तरीके से सिर हिला दिया। जंग दहाई का मामला सुलझाने के बाद मैं यनरुयू को लेकर यन श्योगंग के पास गया। उसने लोंगहू माउंटेन पर हमारे रहने के दौरान की पूरी स्थिति समझाई। और भी कई लोग क्रिस्टल कोर्स लाकर दे गए थे। अब कुल मिलाकर 50 से ज्यादा क्रिस्टल कोर्स हो चुके थे। इस दौरान यन श्योगंग लगातार क्रिस्टल कोर की ऊर्जा अब्सॉर्ब करता रहा था। वह सफलता से 2 क्रिस्टल कोर्स अब्सॉर्ब करके अपना लेवल बढ़ा चुका था। स्थिति समझने के बाद मैंने सोचा, ये कॉकरोच आम नहीं है, शायद मुझे इसे निगल लेना चाहिए। मैं लेबोरेटरी जा रहा हूँ, तुम सब विला में ही रहो। यह कहकर मैंने फेरारी सीधी फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ दौड़ा दी। एक स्टाफ मेंबर मुझे एक ऑफिस तक ले गया। अंदर एक सक्षम दिखने वाली महिला खड़ी थी। नमस्ते, मैं शेन चुलन हूँ, यहाँ की डायरेक्टर शेन, मुझे लेबोरेटरी ले चलिए। शेनचुलान मुझे खुद लेबोरेटरी तक ले गई। लेबोरेटरी में अफरा तफरी मची हुई थी। विशेष मटेरियल से बनी दीवारों में कई बड़े बड़े सुराख हो चुके थे। इंस्टीट्यूट के कई स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स अब भी एक म्यूटेटेड कॉकरोच को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही लेबोरेटरी के दरवाजे खुले, म्यूटेटेड कॉकरोच सीधा मेरी तरफ झपटा। होली क्रैप, मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। अंदर मौजूद स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स के चेहरे भी बदल गए। सब खत्म, वह लड़का मर गया। जब सबको लगा कि मेरा अंत निश्चित है, तब एक अविश्वसनीय दृश्य हुआ। म्यूटेटेड कॉकरोच ने मुझ पर हमला नहीं किया। उसके बजाय वह मेरे पास दौड़ा और मेरे पैरों के पास झुक गया। उसके मुंह से लगातार क्लिक क्लिक की आवाजें निकल रही थीं। लग रहा था जैसे वह समर्पण व्यक्त कर रहा हो। क्या एक म्यूटेंट बीस्ट किसी इंसान के सामने समर्पण कर रहा था? अपनी पिछली जिंदगी में भी मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। मुझे अचानक सिस्टम पैनल पर दिखने वाला ब्लड लाइन लेवल याद आया। क्या मेरा ब्लड लाइन लेवल म्यूटेंट बीस्ट्स को दबा सकता था? डायरेक्टर शेन, लगता है समस्या हल हो गई। इस म्यूटेटेड कॉकरोच को अपने साथ ले जाने जमीन पर पड़े कॉकरोच की तरफ देखकर मैं मुड़कर लेबोरेटरी से बाहर निकल। म्यूटेटेड कॉकरोच मेरे पीछे पीछे चल दिया। हे भगवान, एक म्यूटेंट बीस्ट ने न सिर्फ इंसान के सामने समर्पण, बल्कि वह इंसानी बात भी समझ सकता है। ये दृश्य हद से ज्यादा सब लोग एक दूसरे को सदमे में देखने लगे। म्यूटेटेड कॉकरोच को साथ लेकर लैब से बाहर निकलने के बाद मैंने एक सुनसान कोना ढूंढा। क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? म्यूटेटेड कॉकरोच ने धीमी घरघराहट निकाली। उसने अपना चपट्टा सिर हल्का सा हिला दिया। जब तुमने मेरे सामने समर्पण किया, अब तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? जैसे ही उसने यह म्यूटेटेड कॉकरोच मुड़कर भागने लगा कि समर्पण करने के बाद भी उसकी अपनी बुद्धि बने। धीरे से सांस छोड़ी, फिर मेरी पीठ से बिजली से ढके 2 पंख प्रकट। मैंने सीधा म्यूटेटेड कॉकरोच को जमीन पर जाकर दबा दिया। उसके पास जाकर मैंने कॉकरोच को पकड़ा और बड़े बड़े निवालों में उसे निगलना शुरू कर दिया। डिवावरिंग पूरा होने के बाद मेरे सिर के ऊपर 2 एंटेनाएं उग आए। मेरे मुंह का कोना फड़क उठा। मैं तुरंत निशब्द हो गया। अब तक हर बार जब मैंने कोई नया जीन सीक्वेंस निगला था, मेरा शरीर उसके अनुरूप बदलाव से गुजरता था। जैसे मेरी हथेली में लीच का मुंह, मेरी पीठ पर काले ईगल के पंख और मेरे कंधे पर इलेक्ट्रिक ईल का हेड क्रेस्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि म्यूटेटेड कॉकरोच को निगलने के बाद मेरे सिर पर कॉकरोच के एंटेनाए उग आएंगे। मेरा बीस्टिफाइड फॉर्म लगातार और ज्यादा अजीब होता जा रहा था, लेकिन जल्दी ही मैंने कुछ असामान्य महसूस किया। जैसे ही मेरे सिर के कॉकरोच एंटेना हवा में हिलने लगे,
मेरी इंद्रियां अनंत गुना तक बढ़ गईं। मैं कई मीटर दूर जमीन पर खाने के टुकड़े उठाकर ले जा रही चींटियों का रास्ता भी साफ साफ महसूस कर सकता था। ये एहसास अद्भुत था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सब कुछ देख रही हो। अचानक मैंने खतरा महसूस किया। बिना सोचे समझे मैं तुरंत एक तरफ हट गया। मेरे पीछे का एक बड़ा पेड़ अचानक विकृत हो गया। 2-2.5 मीटर से भी लंबा एक विशाल चमेलियन तुरंत अपना रूप दिखाते हुए हमला कर बैठा। जहां मैं खड़ा था वह जगह एक गहरे गड्ढे में बदल गई। यह देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। ये एक म्यूटेटेड कैमेलियन था। शायद वह पूरे समय वहीं छुपा हुआ था, लेकिन मैंने उसे नोटिस ही नहीं किया। अगर मेरे सिर पर यह 2 एंटीना ना होते तो मैं कभी समय पर रिएक्ट नहीं कर पाता। मेरी मजबूत डिफेंस के बावजूद मैं या तो अपाहिज हो जाता या मर ही जाता। मुझे अपना हमला बचते देख चैमेलियन गुस्से से दहाड़ उठा। उसने अपने चारों पैरों से जोर लगाया और फिर से मेरी तरफ झपटा। उसकी स्पीड हैरत अंगेज। सामान्य लोग उसकी मूवमेंट देख भी नहीं पाते, लेकिन मेरी नजरों में उसकी हर हरकत बहुत धीमी लग रही थी। मैं न सिर्फ उसकी हर मूवमेंट स्लो मोशन में देख सकता था, बल्कि उसकी ट्रेजेक्टरी का अंदाजा भी लगा सकता था। उस फायदे का इस्तेमाल करते हुए मैं आराम से एक तरफ सरक गया और उसका हमला आसानी से टाल दिया। साथ ही मैंने अपनी हथेली उसके पेट पर रख दी। कॉकरोच को निगलने के बाद मेरा ब्लड लाइन लेवल 10 से बढ़कर लेवल 12 हो गया था। क्या ब्लड लाइन लेवल में वृद्धि का संबंध उस चीज से था जिसे मैं निगलता था? लड़ाई खत्म करने के बाद मैं इसी बात पर सोचने लगा, लेकिन मैं और आगे सोच पाता उससे पहले पूरे शहर में एक जबरदस्त बदलाव आ गया। पहले बिल्कुल साफ आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया। दूर कहीं से एक काला प्रकाश स्तंभ आसमान की तरफ छूट गया और सीधा बादलों को चीरते हुए ऊपर पहुंच गया। उस पल दारू सिटी के अनेक लोगों ने यह भव्य दृश्य देखा। दूसरा फॉरबिडन जोन खुल चुका था। मैंने आंखें सिकोड़ ली। मेरी आंखों में उत्साह चमक उठा। पुनर्जन्म से पहले मैं सिर्फ एक सामान्य आदमी था। मैं बस दूसरों को अपॉर्चुनिटीज और रिवॉर्ड्स हासिल करते देख सकता था, लेकिन इस बार मुझे सब कुछ चाहिए था। विला लौटकर मैंने तुरंत यान रुयू, यान श्याओगंग और झांग दहाई को इकट्ठा किया। हम सब मिलकर उस जगह की तरफ रवाना हो गए जहां प्रकाश स्तंभ दिखाई दिया था। प्रकाश स्तंभ के प्रकट होते ही पूरी दारू सिटी में हलचल मच गई थी। कई लोगों को डर था कि यह किसी नए डिजास्टर का संकेत है। जब तक हम वहां पहुंचे एक बड़ी भीड़ पहले ही जमा हो चुकी थी। मौजूद हर व्यक्ति एक स्पिरिट बीस्ट वॉरियर था। फिर भी अपनी शक्ति के बावजूद कोई भी लापरवाही से कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब लोग सावधानी से सामने के दृश्य को घूर रहे थे। प्रकाश स्तंभ के नीचे एक विकृत स्पेस टाइम वोर्टेक्स था। वोर्टेक्स से हल्की सी अशुभ ओनरा निकल रही थी। उसका अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह अव्यवस्था से घिरा हुआ था, जिससे उसके पार क्या है यह देखना नामुमकिन था। मुझे पता था कि यह वोर्टेक्स दूसरे फॉरबिडन जोन का गेटवे था। यनरुयू ने उत्सुकता से वोर्टेक्स का अध्ययन किया। लिनतियन, क्या यही वह दूसरे फॉरबिडन जोन का एंट्रेंस है जिसका तुमने जिक्र किया था? मैंने सिर हिला दिया। इसी बीच झांग दहाई ने अपनी उंगलियों से कुछ हिसाब लगाना शुरू कर दिया। उसी समय शेन क्यूएलन हमारी तरफ चलकर आई। मैं शांत रहा। हम बस वही ले रहे हैं जो हमें चाहिए। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आपदा से पहले अगर इतनी सुंदर और परिपक्व महिला मुझसे बात करने आती तो शायद मैं घबराहट में कुछ बोल ही नहीं पाता। लेकिन अब डार्क टर्मोइल के युग में सुंदरता सिर्फ एक खूबसूरत कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं थी। मेरी शक्ति बढ़ाना ही मेरी एकमात्र प्राथमिकता थी। महिलाएं सिर्फ मेरी तलवार खींचने की रफ्तार को धीमा कर सकती थी। शेन क्यूलान को इससे कोई ऐतराज नहीं हुआ। उसने विषय बदला और वोर्टेक्स की तरफ देखा। तुम एक स्पिरिट बीस्ट वॉरियर हो, क्या तुम जानते हो ये वोर्टेक्स क्या है? मैंने कुछ नहीं छुपाया। ये वोर्टेक्स एक दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। शेन क्यूलन ठिठक गई। दूसरी दुनिया? मैंने बात जारी रखी। अंदर बहुत से खतरे हैं। तुम सिर्फ एक सामान्य इंसान हो। प्रोटेक्शन के साथ भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। बेहतर होगा कि बिना सोचे समझे अंदर मत जाना। ये कहने के बाद मैंने यनरुयू और बाकी लोगों की तरफ देखा। फिर मैं सीधा वोर्टेक्स के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही मेरी आकृति गायब हुई, यान रुयू और झांग दहाई ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दोनों ने दांत भींचे और मेरे पीछे अंदर चले गए। हम चारों को वोर्टेक्स में जाते देख वहां मौजूद बाकी लोग बेचैन हो गए। सबने मेरी बात सुन ली थी। ये वोर्टेक्स एक दूसरी दुनिया का गेटवे था। खतरनाक होने के बावजूद इसमें बेपनाह अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई थी। इसी समय किसी ने चिंतित होकर शेन क्यूलन की तरफ देखा। डायरेक्टर, शायद हमें नहीं जाना चाहिए। अंदर बहुत खतरा हो सकता है, चाहे हम आपकी रक्षा भी करें। शेन क्यूलन ने दृढ़ता से सिर हिला दिया। नहीं, खतरा और अवसर साथ साथ रहते हैं। अब जब मुझे पता चल गया है कि यह दूसरी दुनिया की तरफ जाता है तो मेरे पास अंदर जाने की और भी ज्यादा वजह है। अगर मुझे रिसर्च के लायक कुछ मिल गया तो यह बड़े ब्रेक थ्रूज ला सकता है। उसकी दृढ़ता देखकर बाकी लोगों के पास उसके साथ वोर्टेक्स में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच हमारा ग्रुप अंदर जाते ही हमारे आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल गई। अचानक आसमान में एक खून से लाल चांद प्रकट हो गया। कोई आसपास को ठीक से देख भी नहीं पाया था कि एक ह्यूमनाइड आकृति ने जानवर जैसी दहाड़ लगाई और सीधा हमारी तरफ दौड़ पड़ी। होली क्रैप, ज़ॉम्बी! झांग दहाई की तेज चीख निकल गई और वह लगभग डर के मारे उछल पड़ा। मैंने बिना एक शब्द कहे अपनी पीठ से काले पंख निकाल लिए। एक पंख छुपे हुए हथियार की तरह आगे निकला। वह सीधा डार्क क्रीचर की खोपड़ी को चीरते हुए निकल गया। इंस्टेंट किल। तब जाकर मैंने मुड़कर झांग दहाई की तरफ अजीब नजरों से देखा। सदमे से बाहर आने और यनरुयू को भी इतना शांत देखने के बाद झांग दहाई को अचानक शर्म महसूस हुई। वह बिल्कुल ऐसे लग
रहा था जैसे उसने कभी दुनिया देखी ही ना हो। सच तो यह था कि उसने वाकई नहीं देखी थी। लॉनगहू माउंटेन में गुरु के पास शिक्षा लेने के बाद से वह बहुत कम पहाड़ से बाहर निकला था। यनरुयु ने माहौल हल्का करने के लिए आगे बढ़कर कहा, वह ज़ॉम्बीज नहीं है, वह डार्क क्रीचर्स हैं। जंग दाहाई ने झिझक कर अपना सिर खुजाया। डार्क क्रीचर्स? इतनी अजीब चीज पहली बार देखी है। मुझे लगा जैसे मैं किसी अपोकैलिप्स मूवी में आ गया हूँ। इसी समय यान शाओगंग भी बोल पड़ा, इन डार्क क्रिएचर्स की ताकत सामान्य म्यूटेंट बीस्ट से कहीं ज्यादा है। खुशकिस्मती से यह सिर्फ फॉरबिडन जोन्स के अंदर ही होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। डार्क टर्मोइल को 9 स्टेजेस में बांटा गया है। हर स्टेज डिजास्टर के लेवल को और बढ़ा देती है। म्यूटेंट बीस्ट्स लगातार और ज्यादा शक्तिशाली होते जाएंगे। आखिरकार फ्यूज्ड म्यूटेंट बीस्ट्स भी प्रकट होंगे। डार्क क्रीचर्स भी ब्लू प्लैनेट पर उतरेंगे। मैं थोड़ी देर रुका और फिर बोला, और स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स की तरह डार्क क्रिएचर्स भी बिना किसी सीमा के अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। जो कुछ मैंने कहा था वह सब मुझे पुनर्जन्म से पहले पता चला था। यन शाओगंग्स के सर की त्वचा सुन्न सी हो गई। म्यूटेंट बीस्ट्स के मजबूत होने की बात वह समझ सकता था, लेकिन यह सोचना कि एक दिन इतने भयानक डार्क क्रिएचर्स ब्लू प्लैनेट पर उतर आएंगे सच में डरावना था। जितना ज्यादा वह मेरे साथ समय बिताता, मैं उसके लिए उतना ही रहस्यमयी बनता जा रहा था। बिजनेस में इतने सालों के अनुभव के बाद भी वह मुझे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फॉरबिडन जोन के खतरों के बीच उसने समझदारी दिखाई और कोई और सवाल नहीं पूछा। मैंने अपने विचार समेट लिए और जंग दाहाई की तरफ देखा। मोटे, अब तुम्हारी बारी है। लोंगहू माउंटेन के हेवनली मास्टर के रूप में अब अपनी स्किल्स दिखाओ। जंग दाहाई तुरंत गर्व से फूल गया। कॉम्बैट पावर के मामले में लोंगहू माउंटेन शायद दुनिया में सबसे मजबूत ना हो, लेकिन डिविनेशन के मामले में हमसे बेहतर कोई नहीं। चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। आत्मविश्वास से अपना सीना ठोकते हुए उसने अपने रोब से कंपास निकाला। बाएं हाथ में कंपास पकड़कर और दाहिने हाथ से हिसाब लगाते हुए उसने डिविनेशन शुरू की। कुछ पल बाद उसने अचानक एक दिशा की तरफ देखा। इस फॉरबिडन जोन का सबसे बड़ा अवसर उस दिशा में है। जब तक हम उस तरफ बढ़ते रहेंगे हमें वह मिल जाएगा। मैंने सिर हिला दिया। जैसे उम्मीद थी, लोनगहू माउंटेन का हेवनली मास्टर वाकई काबिल था। उस आदमी में सच्ची क्षमता थी। मैंने हाथ हिलाया और सबको उसी दिशा में ले चला। इस बीच शेन क्यूलान और उसका ग्रुप भी फॉरबिडन जोन में प्रवेश कर चुका था। सबसे पहली चीज जो उन्होंने महसूस की वह थी दबाव भरा माहौल। नजरों के दायरे में जीवन का जरा सा भी निशान नहीं था। गहरी धुंध हर जगह छाई हुई थी। शायद नरक भी इतना सुनसान और उदास ना हो। स्पेशल वोर्टेक्स अब भी उनके पीछे मौजूद था। डायरेक्टर, ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें वापस चलना चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम में से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हालांकि शेन क्यूलान आसपास के माहौल से स्पष्ट रूप से सतर्क थी, लेकिन उसकी रिसर्च की इच्छा ज्यादा मजबूत थी। उसने सिर हिला दिया। मेरा फैसला अंतिम है। कैप्टन वांग, टीम को आगे बढ़ाओ। असुविधा के लिए खेद है। ग्रुप फॉरबिडन जोन के और अंदर बढ़ता गया। हमारे अपनी जगह छोड़ने के कुछ ही समय बाद कई छुप कर चलने वाली आकृतियां चुपचाप प्रकट हुई। एक दूसरे की तरफ देखने के बाद उन्होंने तुरंत हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं अपने ग्रुप को आगे ले जा रहा था। रास्ते में जो भी सामने आया हमने उसे मार गिराया। आखिरकार हम एक विशाल पत्थर के प्लेटफॉर्म के सामने पहुंच गए। प्लेटफॉर्म के शिखर पर 6 क्रॉसें खड़ी थीं। हर क्रॉस पर काले आर्मर का एक सेट लटका हुआ था। आर्मर के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति प्रवाहित हो रही थी। हर पीस के बीच में एक हल्का नीला जीमस्टोन लगा हुआ था जिस पर अनजान पैटर्न्स बने थे। हमें मिल गया। जंग दहाई ने कंपास की तरफ देखा और फिर प्लेटफॉर्म की तरफ नजर उठाई। इस फॉरबिडन जोन का सबसे बड़ा अवसर वही आर्मर है, रेजरेक्शन इक्विपमेंट। हमें वाकई मिल गया। मेरी सांसें तुरंत भारी हो गईं। मेरी आंखों में लालच भर गया। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में ड्रैगन नेशन के लगभग हर टॉप एक्सपर्ट के पास इनमें से एक था। मेरे सामने मौजूद खजाना रेजरेक्शन आर्मर के नाम से जाना जाता था। तब मैं सिर्फ एक सामान्य आदमी था। इस स्तर की चीज मेरे लिए पूरी तरह पहुंच से बाहर थी, लेकिन अब ये मेरे सामने था, बस हाथ बढ़ाने भर की दूरी पर। बिना जरा भी झिझक के मेरे काले पंख पूरी तरह फैल गए। मैं प्लेटफॉर्म की तरफ झपटा, लेकिन उसी पल सब कुछ बदल गया। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। धुंध के अंदर से एक विशाल राक्षस ओल्टर के सामने आकर गिरा और मेरा रास्ता रोक दिया। उसका पूरा शरीर धुंध से घिरा हुआ था, फिर भी उसकी फूली हुई मांसपेशियां और खून से लाल आंखें साफ दिख रही थीं। उसकी पीठ से चमगादड़ जैसे पंखों की एक जोड़ी निकली हुई थी। उसके हाथ में नीली आग से जलता हुआ एक ट्राइडेंट था, एक एलीट डार्क क्रिएचर। उसकी ओनरा देखकर लग रहा था कि वह पहले ही लेवल 20 तक पहुंच चुका था, जैसे उम्मीद थी। रेस्यूरेशन आर्मर हासिल करना आसान नहीं था। उसकी रक्षा इतना शक्तिशाली डार्क क्रिएचर कर रहा था। लेवल 20 के दुश्मन का सामना करते हुए मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाया, मेरी पिछली जिंदगी में जंग दहाई ने इन रेजरेक्शन आर्मर्स को कैसे हासिल किया था। सोचने का समय नहीं था। रेजरेक्शन आर्मर मेरे सामने था, चाहे आगे तलवारों का पहाड़ हो या आग का समुंदर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने धीमी दहाड़ निकाली। मेरी आंखें खून सी लाल हो गईं। पीछे हटने के बजाय मैं और तेजी से आगे बढ़ा। अपना बीस्टिफाइड फॉर्म एक्टिवेट करके मैं सीधा डार्क क्रीचर की तरफ झपटा। लिंथियन, यनरुयु की घबराई हुई चीख मेरे पीछे गूंज उठी। वह स्पष्ट रूप से हैरान थी। दुश्मन एक लेवल 20 डार्क क्रिएचर था, फिर भी मैं सीधा उस पर टूट पड़ा था। होली क्रैप, झांग दहाई भी हक्का बक्का रह गया। वह मेरी निडरता से पूरी तरह प्रभावित था। ऐसी स्थिति में सीधा घुस जाना लगभग आत्महत्या थी। क्या इस आदमी के पास वाकई लोहे के नर्व्स थे? एक और क्रोधित दहाड़ ने आसमान हिला दिया। डार्क क्रिएचर गुस्से से पागल हो गया था कि एक मामूली इंसान ने पहले उस पर हमला कर दिया।
भयानक शक्ति से लपेटा हुआ एक विशाल मुक्का मेरी तरफ आया। अगर वह लग जाता तो मैं तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम दोनों की दूरी तेजी से कम हो रही थी। निर्णायक पल पर मैंने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। मैं बाल बाल उस हमले से बच गया। साथ ही दर्जनों पंख आगे निकले और डार्क क्रिएचर के मांस में घुस गए। तुरंत भयानक बिजली फूट पड़ी, लेकिन मेरी हैरानी के लिए उस विशाल राक्षस पर बिजली का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो गई। इसी समय यान श्याओगंग अचानक आगे बढ़ा। इतने समय से तुम हमारा ख्याल रखते आए हो। हम हर चीज के लिए तुम पर निर्भर नहीं रह सकते। तुम्हारे लिए थोड़ा समय खरीदना तो हम कम से कम कर ही सकते हैं। जोर से हंसने के बाद यान श्याओगंग ने दहाड़ लगाई। मुझे रोकने का मौका दे बिना वह सीधा डार्क क्रिएचर की तरफ दौड़ पड़ा। एक भयानक धमाके के साथ उसके शरीर पर नसें उभर आईं। वह 3 मीटर से ज्यादा उछलकर हवा में गया और अपनी पूरी ताकत से डार्क क्रिएचर के पेट पर मुक्का दे मारा। उसे विश्वास था कि चाहे वह उसे गंभीर रूप से घायल ना कर पाए, कम से कम कुछ नुकसान तो जरूर पहुंचाएगा। लेकिन परिणाम देखते ही वह लगभग टूट गया। नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात थी, उस प्राणी का एक बाल तक नहीं हिला। उसके आत्मविश्वास भरे शब्द बहुत जल्दी निकल गए थे। जब यान श्याओगंग अविश्वास में जम गया तब उसके सामने की जगह अचानक अंधेरी हो गई। ऊपर देखने पर उसने देखा कि रेत के बोरी जितना बड़ा एक मुक्का उसकी तरफ गिर रहा था, जिसने उसकी पूरी नजर को ढक लिया था। डार्क क्रीचर का शरीर। मैं अब खून अब्सॉर्ब करके अपनी इंजरीज रिकवर नहीं कर सकता था। ये स्वाभाविक था। मैं लगातार डिवावर और जीन फ्यूजन के जरिए इवॉल्व कर सकता था और हर डिवावरिंग के साथ नई एबिलिटीज प्राप्त करता था। स्वाभाविक रूप से कुछ पुरानी एबिलिटीज भी छूट जाती थी। अगर हर जीन जिसे मैं डिवावर करता था मुझे उसकी सारी एबिलिटीज हमेशा के लिए रखने देता तो मैं बहुत पहले ही एक असली राक्षस बन चुका होता। लगता है मुझे म्यूटेटेड कॉकरोच की एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं थोड़ा बेबस महसूस कर रहा था। लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक मैंने कॉकरोच एंटीना नहीं दिखाए थे। हालांकि वह पहले से खतरे का एहसास कर सकते थे और दुश्मन की मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते थे, लेकिन वह बहुत ही मजाकिया लगते थे। वह तो बहुत बड़े चोटियों की तरह दिखते थे। मैं सच में उनका इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन मौजूदा स्थिति में मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। बस एक विचार के साथ मेरे सिर पर 2 लंबे कॉकरोच एंटीना तुरंत उगाए। मेरे पीछे खड़े यान रुयू और बाकी लोग पूरी तरह सन्न रह गए। उन्हें पता नहीं था कि जैसे ही वह एंटीना प्रकट हुए पूरी लड़ाई का रुख बदल गया। इससे पहले मैं भी इस डार्क क्रिएचर के सामने लगभग बेबस था, लेकिन अब एंटीना की प्रेडिक्टिव एबिलिटी के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई चीट कोड एक्टिवेट कर लिया हो। डार्क क्रिएचर का हर एक हमला पहले ही प्रिडिक्ट हो जाता था। मैं हर बार बिल्कुल सही तरह से बच जाता था। जैसे ही वह अपना मुक्का उठाता मैं उसकी ट्रेजेक्टरी पहले ही देख लेता। अपने पंखों का इस्तेमाल करके हमला लगने से पहले ही मैं बच निकलता। फिर मैं उसके शरीर के नीचे पहुंचकर उसकी सबसे कमजोर जगह पर मुक्कों और लातों की बारिश कर देता। उसकी डिफेंस शायद बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन चाहे कोई भी प्राणी हो वह जगह हमेशा उसकी कमजोरी रहेगी। एक भयानक धमाके के साथ डार्क क्रिएचर जमीन पर गिर गया और उसके जीवन के सारे निशान समाप्त हो गए। लेवल 20 एलीट डार्क क्रिएचर को मैंने शुरू से अंत तक खिलौना बनाकर रखा और आखिर में उसकी दर्दनाक मौत हुई। सब कुछ खत्म करने के बाद मैं धीरे से जमीन पर उतरा और जोर जोर से सांस लेने लगा। लिंतियान, तुम ठीक हो? विशाल शरीर के पूरी तरह गिरने के बाद ही यन रुयू और बाकी लोग होश में आए। वह जल्दी से मेरे पास दौड़े। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। अगर यन रुयू ने मुझे समय पर सहारा ना दिया होता तो मैं जमीन पर गिर गया होता। लिंतियान, यान रुयू का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने तुरंत मेरी इंजरीज हील करने की कोशिश की। इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहने के बाद उसने मुझे हमेशा हर दुश्मन को पूरी तरह कुचलते हुए देखा था। यह पहली बार था जब उसने मुझे इतना कमजोर देखा। लेकिन जैसे ही वह कुछ करने वाली थी एक अचानक आवाज गूंजी, जैसा कि स्पिरिट गॉड से उम्मीद थी। तुमने वाकई अपने से ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन को मार दिया। आज हमारी आंखें खुल गईं। बोलने वाला मुझे झूठी मुस्कान के साथ देख रहा था। पता चला कि फॉरबिडन जोन में प्रवेश करने के बाद से ही वह लोग चुपचाप हमारा पीछा कर रहे थे। उन्होंने पूरी लड़ाई देखी थी। जब उन्होंने मुझे लेवल 20 डार्क क्रिएचर से सीधा लड़ते देखा तो उन्हें लगा था कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, लेकिन अंत में मरने वाला डार्क क्रिएचर था। बॉस, फालतू बातें बंद कीजिए। लिन तियान को मार देते हैं, उसके बाद ब्रदर हे को रिपोर्ट कर देंगे। उसे के पीछे खड़े आदमियों में से एक अचानक बोला। हीशी ने सिर हिला दिया। फिर उसने प्लेटफॉर्म पर रखे रिजरेक्शन आर्मर्स को लालची नजरों से देखा। ये रिजरेक्शन आर्मर्स जरूर खजाना है, हम इन्हें भी ले जाएंगे। ये सफर बेकार नहीं गया। डार्क टर्मोइल के युग में रिजरेक्शन करने वाली इक्विपमेंट एक एक्स्ट्रा जिंदगी के बराबर थी। हे हुआन, तुम हे हुआन के लोग हो। यनरुयू ने तुरंत पहचान ली और गुस्से से चिल्लाई, हे हुआन मेरा सगा भाई है। मेरा नाम हैसी है। हैसी ने सच छुपाने की कोशिश भी नहीं की। उसकी नजरों में हम पहले ही मुर्दे लोग थे। सच बता देने में कोई नुकसान नहीं था। रुयू, लिन तियान को लेकर निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। यनशाओगंग ने भौहें सिकोड़ी और दोबारा कॉम्बैट स्टैंस ले लिया। तुम सबको मरना होगा, तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। हिशी ने अपने मुंह के कोने को पूछा। उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। हमला करो। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले उसके पास खड़े 4 लोग आगे बढ़ने लगे। उसी पल मैं, जो अभी तक गंभीर रूप से घायल और मौत के करीब लग रहा था, अचानक दर्द का हर निशान खो बैठा। बिना किसी भाव के मैं खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर हिशी तुरंत सन्न रह गया। यनरुयू और बाकी लोग भी
पूरी तरह उलझन में थे। सबकी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए मैंने अपने सिर के कॉकरोच एंटेने हल्का सा हिलाए। 4 पंख बिजली की तरह निकले। वह सीधा चारों आदमियों के माथे को चीरते हुए निकल गए। भयानक इलेक्ट्रिक करंट फूट पड़ा। चारों को चीखने का मौका तक नहीं मिला और वह जलकर काले मुर्दे बन गए। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि वह कहाँ है, क्या तुम मुझे जाने दोगे? उसे डर था कि शायद मैंने साफ नहीं सुना, इसलिए हीसी ने जल्दी से जोड़ दिया, मुझे पता है वह कहाँ है, बस मुझे जिंदा छोड़ने का वादा करो, मैं अब भी बता देता हूँ। स्पिरिट गॉड का नाम पूरी दारू सिटी में मशहूर हो चुका था। सब जानते थे कि मैं दुश्मनों के साथ बिना दया के निपटता हूँ। जो भी मुझे नाराज करता था ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता था। युवान सिर्फ एक टेम्पररी एक्सेप्शन था। इसीलिए मेरे वादे के बिना हेइसी कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि जैसे ही वह मुझे इन्फॉर्मेशन देगा मैं उसे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। उसे लगता था कि यह इन्फॉर्मेशन उसकी बार्गेनिंग पावर है। दुर्भाग्य से उसने मुझे कम आंका। ठीक है, बिना झिझक मैंने सिर हिला दिया। मैं वादा करता हूँ, बताओ हे हवान कहाँ है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। बेशक उसे जाने देना एक बात थी, उसके बाद उसे मार देना दूसरी बात। स्वर्ग की कसम खाओ। हेसी अचानक चिल्लाया, मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ। मैंने आलस से 4 उंगलियां उठा दी। मुझे अब भी भरोसा नहीं है। अगर मैं अभी बता दूं और तुम तुरंत मुझे मार दो तो। कुछ देर सोचने के बाद हेशी फिर बोला, पहले मुझे फॉरबिडन जोन से बाहर ले चलो। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं सुरक्षित हूं तब मैं बताऊंगा। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मेरा आखिरी सब्र भी खत्म हो गया। मैंने अपना पैर उठाया और उसकी टांगों के बीच जोर से लात मारी। वह दर्द सीधा आत्मा तक पहुंच गया। हेसी का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह लगभग वहीं बेहोश हो गया। मेरा सब्र सीमित है। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे अंडकोश कुचल दूंगा। मेरा चेहरा ठंडा बना रहा। मेरी आवाज में किसी भी तरह की गुजारिश की गुंजाइश नहीं थी। फिर मैंने गिनती शुरू की। मैं बोलूंगा, मैं सब बताऊंगा। मेरे अंतिम नंबर तक पहुंचने से पहले ही हेशी पूरी तरह टूट गया। उसने तुरंत हे हवान की छुपने की जगह का पूरा विवरण बता दिया। उस समय फॉरबिडन जोन से बहुत दूर हेवन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुझे मरवाने के लिए अपने छोटे भाई को भेजने का उसका प्रयास न सिर्फ असफल हो गया था बल्कि उसकी लोकेशन भी पूरी तरह एक्सपोज हो गई थी। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैंने हेशी से कई बार और पूछताछ की, सिर्फ यह पक्का करने के बाद कि वह झूठ नहीं बोल रहा। मैंने संतुष्टि से सिर हिला दिया। मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम मुझे जाने दोगे, है ना? किसी ने खून सी लाल आंखों से विनती भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने सिर हिला दिया। फिर मैंने उसका सिर मुक्के से उड़ा दिया। मैंने वाकई वादा किया था कि अगर वह सच बताएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कभी भी सिद्धांतों वाला आदमी नहीं रहा। डार्क टर्मोइल के युग में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी, निर्दयता भी जरूरी थी। अगर मैं हर स्थिति में नैतिकता और सीमाओं पर जोर देता तो मैं कब का मर चुका होता। एक रिबोर्न व्यक्ति के रूप में मैं ऐसी मूर्खता कभी नहीं करूंगा। हे हुआन, अब मुझे पता है तुम कहां हो। अपनी गर्दन साफ करके मेरा इंतजार करो। जैसे ही मैं इस फॉरबिडन जोन से बाहर निकलूंगा मैं तुम्हें मारने आऊंगा। मैंने अपनी हथेली पर लगे खून को रगड़ा और धीरे से कहा। तब जाकर यन रुयू और बाकी लोग मेरे पास आए। लिंतियन, तुम ठीक हो? यन रुयू ने हेशी की लाश को देखकर खुशी जाहिर की। मैं ठीक हूं, मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जंग दहाई ने उलझन में अपना सिर टेढ़ा किया। फिर तुम अभी आधे मरे हुए क्यों लग रहे थे? जैसे ही उसने यह कहा उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। समझ गया, तुम्हें पहले से पता था कि वह लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। तुमने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या जबरदस्त चाल थी। इन परेशान करने वाले लोगों से निपटने के बाद मैंने फिर प्लेटफॉर्म पर रखे 6 रेस्यूरेशन आर्मर्स की तरफ देखा। आगे बढ़कर मैंने सबको उतार लिया। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक इन आर्मर्स को इस्तेमाल करने से पहले बाइंड करना पड़ता था। प्रक्रिया बहुत सरल थी, बस अपनी शक्ति उनमें डालनी होती थी। फिर आर्मर अमूर्त होकर सीधा शरीर से जुड़ जाता था। सिर्फ तभी वह दोबारा प्रकट होता जब वेरर को जानलेवा चोट लगती। हमें सारे रेस्यूरेशन आर्मर्स मिल गए हैं, चलो निकलते हैं। 6 आर्मर्स पकड़े हुए मैंने ग्रुप से कहा। यान शाओगंग थोड़ा झिझका। फॉरबिडन जोन में और भी खजाने होने चाहिए, क्या हम आगे एक्सप्लोर नहीं करेंगे? मैंने सिर हिला दिया। कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? इन 6 रेस्यूरेशन आर्मर्स के सामने बाकी सब बेकार है। यह सुनकर यन शाओगंग और बाकी लोगों ने बहस करना बंद कर दिया। हम सब मिलकर एग्जिट की तरफ चल पड़े। रास्ते में ना कोई डार्क क्रीचर मिला और ना ही कोई और स्पिरिट बीस्ट वॉरियर। फॉरबिडन जोन बहुत विशाल था। गहरी धुंध के साथ मिलकर दूसरों से टकराना आसान नहीं था। लेकिन जब हम एग्जिट वोर्टेक्स के पास पहुंचे तो एक अनपेक्षित दृश्य देखा। शनक्यूलन अपनी बाहों में किसी चीज को कसकर पकड़े हुए थी। मिलिट्री पर्सनल उसके चारों तरफ खड़े उसकी रक्षा कर रहे थे। उनके आसपास 10 से ज्यादा स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स खड़े थे। सबकी नजर एक ही जगह टिकी हुई थी। ज्यादा सही कहें तो वह उसकी बाहों में पकड़ी हुई चीज को देख रहे थे। जिज्ञासा से मैंने भी नजर डाली। यह देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। शेन क्यूलान के हाथ में एक इक्विपमेंट था। लगता है इस खूबसूरत डायरेक्टर की किस्मत अच्छी थी। फॉरबिडन जोन में पहली ही बार आकर उसे एक अच्छा आइटम मिल गया था। दुर्भाग्य से खजाना रखना अक्सर विपत्ति को बुलाना होता है। आसपास के स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स की नजर उस पर टिक चुकी थी। शेन क्यूलन तनाव भरे चेहरे के साथ उनका सामना कर रही थी। इसी समय हमारा ग्रुप वहां पहुंच गया। उसने स्वाभाविक रूप से हमारी तरफ देखा। सबसे पहले उसकी नजर मेरी बाहों में रखे 6 रिजरेक्शन आर्मर्स पर पड़ी।
फिर उसने अपनी बाहों में पकड़े एकमात्र इक्विपमेंट की तरफ देखा। उसका चेहरा तुरंत जटिल हो गया। उसने बहुत मेहनत करके एक आइटम हासिल किया था और बाहर निकलने से पहले ही उसे घेर लिया गया था। उधर मैंने एक साथ 6 पीसेस हासिल कर लिए थे। उसे यह नहीं पता था कि उसका इक्विपमेंट मेरे रेजरेक्शन आर्मर्स के सामने कुछ भी नहीं था। एक सिर्फ थोड़ा एट्रीब्यूट बूस्ट देता था, दूसरा एक एक्स्ट्रा जिंदगी देता था। दोनों की तुलना ही नहीं थी। उसे और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब मौजूद स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स ने 6 आर्मर्स को बस एक नजर देखा और तुरंत फिर उसी की तरफ देखने लगे। एक आखिरी मौका, इक्विपमेंट हमें दे दो, वरना मिलिट्री तुम्हारी रक्षा करे या ना करे, हम रहम नहीं करेंगे, लीडर स्पिरिट बीस्ट वॉरियर ने ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही उसने बात पूरी की, बाकी लोग एक एक करके बीस्टिफाइड फॉर्म्स में चले गए। अगर शिन क्यूलान मना करती तो वह तुरंत हमला कर देते। एक मिलिट्री ऑफिसर धीरे से उसके पास झुककर बोला, डायरेक्टर, शायद हमें इसे दे देना चाहिए, यहाँ बहुत ज्यादा स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स हैं। शिन क्यूलन की आंखें तेजी से हिलने लगी। फिर अचानक वह मुझ पर टिक गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह ठिठक गई। हमारे ग्रुप ने इस पूरे टकराव को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था और आराम से वोर्टेक्स की तरफ बढ़ रहा था। मैं तो लगभग वोर्टेक्स में कदम रखने ही वाला था। इस पल शेन क्यूएलन घबरा गई। लिंटियन, मैं रुक गया और उसकी तरफ मुड़ा। पलकें झपकाते हुए मैंने पूछा, डायरेक्टर शेन, कोई समस्या है? शेन क्यूएलन लगभग आंखें घुमाने वाली थी। कोई समस्या है? मैं यहाँ एक दर्जन से ज्यादा लोगों से घिरी हुई हूँ जो मुझे लूटना चाहते हैं। क्या तुम्हें यह दिख नहीं रहा? हालांकि वह निशब्द थी, फिर भी उसने गहरी सांस ली। लिंटियन, मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। क्या तुम इस बार मेरी मदद कर सकते हो? जैसे ही उसने यह कहा, सारे स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स मेरी तरफ मुड़ गए। कई लोग तुरंत घबरा गए। डायरेक्टर शेन, हमारी सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है, ये तुम्हारी अपनी समस्या है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास दखल देने का कोई कारण है। सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है, यानी दोनों के बीच कोई खास रिश्ता नहीं था। भिड्डा ने एक साथ राहत की सांस ली। तनाव तुरंत कम हो गया। सबकी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए शेन क्यूएलन ने गंभीर नजरों से मुझे देखा। अगर तुम मेरी यह समस्या सुलझा दो तो मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूंगी। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। तुम जानते हो दुनिया अब कैसी हो गई है, जितने ज्यादा साथी होंगे उतना बेहतर होगा। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने जल्दी से फायदे और नुकसान का हिसाब लगाया। मैं खून का प्यासा राक्षस नहीं था, लेकिन मैं कोई निस्वार्थ हीरो भी नहीं था। अगर किसी को मेरी मदद चाहिए थी तो उसे उसके बराबर की कीमत चुकानी होगी। इसे ही फेयर ट्रेड कहते हैं, परस्पर लाभ। भविष्य में शेन क्यूलन कई टॉप टियर इक्विपमेंट्स और असाधारण इन्वेंशंस डेवलप करेगी। मेरा एक इंटरवेंशन उस जैसी प्रतिभा को मेरी तरफ ले आएगा और सामने खड़े लोग उनसे निपटना मेरे लिए बिल्कुल आसान था। जितना भी हिसाब लगाता, यह सौदा फायदेमंद ही था। ठीक है, मैं मान गया। मैंने सिर हिला दिया। शेन क्यूलान ने तुरंत राहत की सांस ली। वह मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी, लेकिन एक बात जरूर जानती थी। अगर मैंने हाँ कह दी तो मतलब मुझे पूरा विश्वास है। आज का संकट आखिरकार समाप्त हो गया था, लेकिन जब वह मेरे और स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स के बीच एक जबरदस्त लड़ाई की उम्मीद कर रही थी, मेरी अगली हरकत ने उसकी पूरी सोच हिला दी। मैंने सामने खड़े ग्रुप की तरफ देखा, फिर आराम से अपना हाथ हिला दिया। उस इक्विपमेंट पर मेरी प्रोटेक्शन है, उसके बारे में सोचना बंद करो। अब तुम सब जा सकते हैं। शेन क्यूलान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बात सुनने के बाद यह ग्रुप कुछ ही पल पहले तक जो स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स बहुत ही खतरनाक और धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे थे, उन्होंने न सिर्फ जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि सब ने दोस्ताना मुस्कान दिखा दी। बिल्कुल बिल्कुल, जब स्पिरिट गॉड ने कह दिया है तो हम जरूर उनकी इज्जत रखेंगे। अगर स्पिरिट गॉड ने कह दिया है तो हम बहस नहीं करेंगे। चिंता मत कीजिए स्पिरिट गॉड, हम अब भी चले जाते हैं। जो स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स अभी तक शेन क्यूलन को शिकारियों की तरह घूर रहे थे, अब बिल्कुल आज्ञाकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे थे। वह बार बार मेरी तरफ सिर झुका रहे थे। जरा भी झिझक के बिना वह मुड़कर धुंध में गायब हो गए। बस इतना ही। शेन क्यूलन का मुंह हल्का सा खुला रह गया। उसकी दुनिया देखने की सोच को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि मेरी बाहों में रखे इक्विपमेंट को देखकर भी उन स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी थी। मेरी तरफ देखते हुए उसने उलझन में पूछा, तो क्या वह सब तुम्हारे लोग हैं? मैंने शांति से उसकी गलतफहमी तोड़ दी। वह मेरे लोग नहीं है, वह बस एक बात समझते हैं। कौन सी बात? उसने स्वाभाविक रूप से पूछा। वह समझते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं जिसे वह नाराज करने की हैसियत नहीं रखते। ये सुनकर उसकी पलकें जोर से फड़क उठी। वह तर्क करना चाहती थी, लेकिन आखिर में कुछ कह नहीं पाई। आखिरकार वह लोग वाकई बिल्ली को देखकर डरे हुए चूहों की तरह व्यवहार कर रहे थे। मेरी बात बिल्कुल गलत नहीं थी। शेन क्यूलान ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। फिर उसने वह सवाल पूछा जो मेरी पिछली जिंदगी से मुझे परेशान करता आया था। दारू सिटी की मिलिट्री लगभग खत्म हो चुकी है, फिर भी तुम रिसर्च जारी रखने के लिए इतनी दृढ़ क्यों हो? पुनर्जन्म से पहले मैं हमेशा इस बात को लेकर सोचता रहता था। तब मैं सिर्फ एक सामान्य आदमी था जो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्वाभाविक रूप से मुझे कभी उससे यह सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। कुछ देर सोचने के बाद शेन क्यूएलन ने गंभीरता से ऊपर देखा। मैं चाहती हूँ कि मेरी रिसर्च ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस संकट से बचने में मदद करे। मैंने सिर हिला दिया। आखिरकार इतने सालों से मुझे परेशान करने वाले सवाल का जवाब मिल गया था। उसके आदर्श सिर्फ महान नहीं थे, वह वाकई बहुत महान थे, लेकिन मेरी नजर में उनमें थोड़ी सी भोलापन भी था।
डार्क टर्मोइल का असल स्रोत अब भी एक रहस्य था और यह आपदा कुल मिलाकर 9 स्टेजेस में विभाजित थी। अब तक मानवता ने सिर्फ पहला स्टेज ही देखा था, फिर भी दुनिया पहले ही बर्बादी में डूब चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि आने वाले स्टेजेस में कितने भयानक दृश्य सामने आएंगे। उसकी रिसर्च शायद उपयोगी साबित हो, लेकिन पूर्ण अंधकार के सामने आखिरकार वह सब कुछ बदलने में सक्षम नहीं होगी। मैं जाने ही वाला था कि मेरी नजर मेरी बाहों में रखे रिजरेक्शन आर्मर पर पड़ी। कुछ पल झिझकने के बाद मैंने उनमें से एक निकाला और शन च्यूलन को दे दिया। उसने अनजाने में उसे ले लिया। यह क्या है? उसने उलझन से मेरी तरफ देखा। मेरे पास खड़े यान रुई और बाकी लोग भी उतने ही हैरान थे। सब रिजरेक्शन आर्मर की कीमत जानते थे। यह एक ऐसा खजाना था जो दूसरी जिंदगी देता था, फिर भी मैं इसे एक ऐसी व्यक्ति को दे रहा था जिससे मेरी मुलाकात अभी हाल ही में हुई थी। सबकी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए मैंने समझाया, यह रिजरेक्शन आर्मर है। इसे इक्विप करने के बाद अगर तुम पर कोई जानलेवा हमला होता है तो तुम्हें एक बार पुनर्जीवित होने का मौका मिलेगा। अपनी शक्ति इसमें डालो और बाइंडिंग पूरी करो। रेजरस्केशन आर्मर। शेन क्यूलान की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत मेरे निर्देशों के अनुसार अपनी ऊर्जा का एक धागा उसमें डाल दिया। एक चमक उभरी। आर्मर रोशनी की धार में बदल गया और उसके शरीर को लपेटकर पूरी तरह गायब हो गया। मुझे पता था कि बाइंडिंग सफल हो चुकी है। सामान्य परिस्थितियों में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। सिर्फ जब उसकी जान को खतरा होगा तब यह दोबारा प्रकट होगा और उसकी रक्षा करेगा। सब कुछ खत्म करने के बाद मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन शेन क्यूलन ने मुझे रोक लिया। डायरेक्टर शेन, क्या कोई और बात है? मैंने मुड़कर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। क्यों? उसे स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि बात इतनी सरल है। मेरी तरफ देखते ही शेन क्यूलान की कल्पना शक्ति दौड़ पड़ी। उसने अनजाने में एक ऐसे जवान की कहानी सोच ली जो चुपचाप एक परिपक्व औरत से प्यार करता हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। अपने ख्यालों से बाहर आने के बाद उसने फैसला किया कि वह अपने लोगों के साथ फॉरबिडन जोन की ओर तलाश जारी रखेगी। मेरी ख्याति के डर से अब कोई उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फॉरबिडन जोन से बाहर निकलने के बाद मैं तुरंत ही हुआन से हिसाब चुकता करने नहीं गया। इसके बजाय मैंने पास ही मंडरा रहे 2 स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स को बुला लिया। शुरू में दोनों बहुत डरे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने मुझे नाराज कर दिया है, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद वह बहुत खुश हो गए। तुम दोनों यहाँ पहरा दोगे। जो भी फॉरबिडन जोन में प्रवेश करना चाहता है उसे पहले 3 म्यूटेंट क्रिस्टल कोर्स देने होंगे, वरना उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें सप्लाईज से पुरस्कृत करूंगा। समझ गए? चाहे उन्हें लगता हो कि मैं अत्याचारी हूं, फिर भी वह विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आखिरकार मेरे पास उस बात को साबित करने की ताकत थी। दोनों ने जोर जोर से सिर हिलाया। मैंने और कहा, अगर कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे मेरा नाम बता देना। अगर फिर भी ना माने तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। अगर मुझे सही याद था तो यह फॉरबिडन जोन 3 दिन तक खुला रहने वाला था। मेरी वर्तमान ताकत के साथ उसके रिसोर्सेज पर अधिकार जमाना स्वाभाविक था। अपोकलिप्स में हर उपलब्ध रिसोर्स का पूरी तरह इस्तेमाल होना चाहिए, हर आदमी अपने लिए। मुझे इसमें कभी कुछ गलत नहीं लगा। निर्देश देने के बाद मैं यानरुयू और बाकी लोगों को एक सुनसान जगह ले गया। सबकी तरफ देखकर मैंने कहा, अभी 5 रेजरेक्शन आर्मर्स बचे हुए हैं, आओ इन्हें बांट लो। जैसे ही यह शब्द निकले सबकी आंखें चमक उठी। ऐसी जान बचाने वाली चीज हर कोई चाहता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मैं इतनी कीमती वस्तु सच में बांट दूंगा। आखिर में यान रुयू, यान श्याओगंग और झांग दहाई को एक एक मिला। मेरे पास जो एक था उसे मिलाकर कुल 4 इस्तेमाल हुए। एक अब भी बिना किसी कोदे बचा हुआ था। मेरे निर्देशों के अनुसार सबने बाइंडिंग प्रोसेस पूरा किया और आर्मर को अपने शरीर में समाते हुए देखा। उनके चेहरे हैरानी से भर गए। उनकी आंखों में स्पष्ट कृतज्ञता भी थी। मैं दुश्मनों के प्रति निर्दयी था, लेकिन अपने लोगों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करता था। यान श्याओगंग बहुत कृतज्ञ दिख रहा था और कुछ विनम्र शब्द कहने ही वाला था कि मैंने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। हम परिवार हैं, ऐसी बातें मत कहो। डार्क टर्मोइल 9 स्टेजेस में बंटा हुआ है। अगर हमें इस अशांत दुनिया में जिंदा रहना है तो सिर्फ मेरा मजबूत होना काफी नहीं है। यही असली कारण था कि मैं रेजरेक्शन आर्मर्स बांटने के लिए तैयार हुआ था। सबने सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। सिर्फ जांग दहाई ने आंखों के कोने से आंसू पोंछे। लॉनगहू माउंटेन पर मैंने उसकी पिटाई की थी, तब उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन अब वह सब गायब हो चुका था। उसने पूरी तरह मुझे अपना लीडर मान लिया था। उसने लोंगहू माउंटेन लौटने का विचार भी छोड़ दिया था। आखिरकार पहाड़ पर सिर्फ अंतहीन नूडल्स और तन्हाई ही मिलती थी। मेरे साथ रहना स्पष्ट रूप से ज्यादा मजेदार था। यान श्याओगंग अचानक बोला, लिंतियन, क्या अब हमें हेहुआन से निपटना नहीं चाहिए? मैंने सिर हिला दिया। मैं उस हिसाब को कभी नहीं भूला था। मैंने तुरंत व्यवस्था कर दी। बोसियन, मोटे को लेकर विला वापस जाओ। फिलहाल वहां सुरक्षा है, लेकिन किसी को देखभाल के लिए रहना होगा। जहां तक हेहुआन की बात है उसे मैं और रुयू संभाल लेंगे। यान श्याओगंग ने तुरंत सहमति दे दी। हमें सावधान रहने की याद दिलाने के बाद वह झांग दहाई के साथ चला गया। मैं यान रुयू की तरफ मुड़ा। चलो, उसने जल्दी से सिर हिला दिया। मेरे द्वारा उसे सीधा नाम से बुलाना उसके दिल की धड़कन तेज कर गया। जब मैं और यान रुयू हेहुआन के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे तब उसकी तरफ पहले ही अफरा तफरी मच चुकी थी। जब से मैंने उस पर बाउंटी रखी थी वह अपने बेस में छुपा हुआ था और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि उसकी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी। सबसे ज्यादा उसे इस बात से निराशा हो रही थी कि उसके पास बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स थे। सामान्य स्थिति में उसे किसी क्षेत्र पर राज करना चाहिए था, लेकिन वह चुपचाप छुप कर बैठने को मजबूर था। आखिरकार चाहे उसके
उसके पास कितने भी लोग हों, वह दारू सिटी के सारे स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स का सामना नहीं कर सकते थे। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा ही हुआन वाइन ग्लास घुमाते हुए बाहर देख रहा था। उसका चेहरा लगातार बदल रहा था। वह बार बार धमकियां बुदबुदा रहा था। लिंथियन, इंतजार कर, शरीफ आदमी का बदला 10 साल बाद भी देर से नहीं होता। अगर मुझे मौका मिला तो तू मर चुका है। लेकिन वह बात पूरी कर पाता उससे पहले उसका एक आदमी लड़खड़ाते हुए कमरे में घुस आया। ब्रदर हुआन, बुरी खबर है। जो लोग हमने लिंथियन का पीछा करने भेजे थे उन सबसे संपर्क टूट गया है। हुआन का चेहरा तुरंत बदल गया। वह अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया। तुमने क्या कहा? वह आदमी सिकुड़ गया। फॉरबिडन जोन में जाने वाले अधिकतर लोग वापस आ चुके हैं। लिंथियन बिल्कुल सुरक्षित लौट आया है, लेकिन हमारे लोग अब भी लापता हैं। वह शायद ही हुआन ने वाइन ग्लास जमीन पर दे मारा। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसके भेजे हुए लोगों में 5 शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट वॉरियर्स थे। उनमें से एक उसका सगा छोटा भाई हीसी भी था। अब सब गायब थे। हीसी लगभग निश्चित रूप से मर चुका था। लानत हो तुम पर लिंथियन, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, एक और आदमी घबराहट में दौड़ता हुआ अंदर आया। ब्रदर हुआन, बुरी खबर है। लिंथियन लोगों को लेकर हमला करने आ गया है। हमारे लोग उसका सामना ही नहीं कर पा रहे। उनमें से कई एक ही एक्सचेंज में हरा दिए गए। हुआन का चेहरा विकृत हो गया। गुस्से से उसकी नाक फूल गई। लिंथियन ने उसके भाई को मार दिया था। बदला लेने से पहले ही लिंथियन उसके बेस तक आ गया था। यह खुली बेइज्जती थी। लेकिन हुआन कोई बेवकूफ नहीं था। तुरंत बाहर दौड़ने के बजाय उसने पूछा, वह कितने लोगों को लेकर आया है? सिर्फ 2। लिंथियन के अलावा सिर्फ एक औरत है। यह सुनकर हुआन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपने सामने रखी ग्लास टेबल को मुक्के से तोड़ दिया। एक आदमी और एक औरत उसके बेस पर हमला करने आ गए। क्या उन्हें लगता था कि वह कमजोर है? उसने तुरंत आदेश दिया, सबको सूचित करो, मिलकर हमला करो। इन घमंडी बेवकूफों को वहीं मार डालो। जो लिंथियन का सर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। अगले ही पल मैं और यन रुयू वेयरहाउस के बाहर हुआन के स्पिरिट बीस्ट वॉरियर से घिर गए। लीडर आगे बढ़ा। उसके हाथ तेज पंजों में बदल गए। अपने होंठ चाटते हुए वह धमकी देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी नजर पूरे इलाके पर फिरी। फिर मैं झुका, एक ईंट उठाई और आराम से उसकी तरफ फेंकी। धड़ाम। उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिना चेतावनी के हमला कर दूंगा। पूरा का पूरा अचंभित रह गया और ईंट सीधा उसके चेहरे पर लगी। खून तुरंत बहने लगा। वहां मौजूद सब लोग जम गए। यान रुयू को छोड़कर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुरंत हमला करूंगा। घायल स्पिरिट बीस्ट वॉरियर दर्द और गुस्से से दहाड़ उठा। हरामी। उसकी पुतलियां तुरंत सरीसृप जैसे पतली हो गईं। अपने पंजे हिलाते हुए वह मुझ पर झपटा, मुझे चीर डालने के इरादे से। इस बीच मैं बस वहीं खड़ा रहा, बिना किसी भाव के, बचने की जरा सी भी कोशिश किए बिना।